दाशा, अब हम रिवॉर्ड को बाहर निकालेंगे। दाशा कुछ उलझी हुई नजर आया। एस क्लास रेडिएशन जीवाणु को मारने के बाद लिन जिलो ने उस बॉडी को वेस्ट नहीं किया, बल्कि दाशा को बड़े पैमाने पर पत्थर हटाने का आदेश दिया। इससे खुदाई का काम लंबा खिंच गया। लिन जिलो ने इसमें भाग नहीं लिया। आखिरकार अपनी ताकत के लिए बेहतर होता कि वो कुछ कार्ड्स अपनी आस्तीन में रखता। कौन सोच सकता था कि एक एस क्लास पीक स्ट्रैटेजिस्ट कुछ ही मिनटों में लिन जिलुओ के सामने नहीं टिक पाएगा। जब लिन जिलुओ की अनोखी फाइटिंग स्टाइल सक्रिय होती है तो हर हमला और हर मूव उसकी कैलकुलेशन में होता है। शुरुआत से ही कसापू कभी उठ नहीं पाया। फिर कसापू का विशाल बॉडी दाशा की मेहनत से बाहर निकाला गया। लिन जिलुओ ने अपनी ब्लड आई एक्सरे विजन बंद कर दी और उसकी प्रेज की। आज रात एक्स्ट्रा चिकन टांगे। फिर शव को अपने एक्सपेंडेड इन्वेंट्री में रखा। ये बॉडी बाद में यूजफुल साबित होगा। उसे रखने के बाद उसने कसापू का हेड निकाला और उठा लिया। सब कुछ साफ करने के बाद भी लिन जिलुओ को लगता था कि वो और दाशा बहुत धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उन्हें इस एरिया के आसपास और स्काउट करनी चाहिए, नहीं तो ये उसके लाइफ प्रिंसिपल के खिलाफ होगा। जैसे ही उसने घूमकर देखा, गोस्ट चाइल्ड वापस आ गया। चुपचाप अपीयर और वैनिश हो रहा था, जिससे लिन जिलुओ चौंक गए और 2 कदम पीछे हट गए। लिन जिलुओ पर दोष नहीं लगाया जा सकता। इन पिछले 2 दिनों में वो रेडिएशन क्रीचर से निपटने में व्यस्त था। वो गोस्ट चाइल्ड को भूल गया था। सौभाग्य से गोस्ट चाइल्ड बोल नहीं सकता था, नहीं तो वो जरूर कहता, तुम कितने मूर्ख हो, मुझे देखो। लेकिन उस समय गोस्ट चाइल्ड में जो लूट ला कर दी थी वो 5 शीप गैंग से वापस लाई गई थी। ईमानदारी से कहें तो 5 शीप गैंग बहुत गरीब थी। वहां केवल कुछ स्ट्रेंथ बूस्टिंग पोशंस थे। उसने गोस्ट चाइल्ड को 5 शीप गैंग को खत्म करने का आदेश सिर्फ एक ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में दिया था, लेकिन सिटी लॉर्ड सू ने उनका ख्याल रखा, जिससे गोस्ट चाइल्ड को सिर्फ लूट कलेक्टिंग करने दिया गया। फिर उसने लूट से एक रेडिएशन मिस्टिक आर्मर निकाला और उसे गोस्ट चाइल्ड को दे दिया। ये टॉप ग्रेड माना जाता था, इसलिए गोस्ट चाइल्ड पहले इसे पहन सकता था। स्ट्रेंथ बूस्टिंग पोशंस के बारे में, हालांकि उन्हें डूम्सडे गेम प्लेयर्स के लिए लेबल किया गया था, लिन जिलुओ ने अभी उनका उपयोग करने का निर्णय नहीं किया। कौन जान सकता था कि उनके क्या बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अपने पिछले जीवन में उसने कहानियां सुनी थी कि प्लेयर्स ने म्यूटेटेड पोशंस का इस्तेमाल किया था और अपने साथी की स्किन एंड फ्लैश तक खा गए थे। इस समय लिन जिलो ने गोस्ट चाइल्ड की चेतना पर कंट्रोल कर लिया, उसे अग्रिम पंक्ति में शामिल कर लिया। फिर एक सिस्टम संकेत आया। डिंग डोंग, याजाई स्क्वाड मेंबर गोस्ट चाइल्ड का मेन स्टोरी मिशन सक्रिय हो गया। सभी स्क्वाड मेंबर्स के मेन स्टोरी मिशन सक्रिय हैं, कृपया जल्द से जल्द उन्हें पूरा करें। लिन जिलो ने तय किया कि वो कब तक निकल पाएंगे। उनके सामने एक विशाल पौधा था, रेडिएशन म्यूटेशन से बना पौध प्रकार का स्टिच्ड ज़ॉम्बी। ग्रीन किंग की बेले 10 मीटर से अधिक ऊंची हो गई थी और उपनगर के वकील श्यांग यू पर विप की तरह गिरकर उसे उड़ाकर किसी के पैरों में गिरा दिया। श्यांग यू ऊपर देखने लगे तो उन्हें पता चला कि लिन जिलो और दाशा, जिन्होंने अभी 10 मिनट की सैर की थी, वास्तव में वापस आ गए हैं। हमने कसापू को हल किया और आपकी मदद के लिए आए हैं। श्यांग यू फिर से बैठ गया और उनका असेसमेंट किया। देखकर कि वे गंभीर रूप से घायल नहीं थे और उन्होंने केवल 20 मिनट में लड़ाई खत्म की, वो शॉक्ड था। क्रशर और डिस्ट्रॉयर इतनी मजबूत है कि उन्होंने टॉप एस क्लास रेडिएशन जीवाणु को मारा। लिन जिलो को अफसोस हुआ कि वो इतनी जल्दी आ गया। काश अभी और 10 मिनट इंतजार करता। अब वो गीला होकर हड्डी छीलने का अफसोस कर सकता था। फिर भी वो शो ऑफ नहीं करना चाहता था। उसने शांग यू को खींच लिया और समझाया, हम दोनों भाई सिर्फ भाग्यशाली थे, हमने सही रेडिएशन जीवाणु की कमजोरी ढूंढ ली। शांग यू बस मान सकता था, अब तक उन्होंने ग्रीन किंग की कमजोरी नहीं ढूंढी थी। सभी टीम मेंबर्स केवल डिफेंसिव होल्ड कर पा रहे थे। अगर वे सभी टॉप लेवल के न होते और संख्या में अधिक न होते और ग्रीन किंग इतना बड़ा और धीमा न होता तो वो इतनी देर तक नहीं टिक पाते। इस समय लिन जिलो बेल के नीचे खड़ा होकर आराम से ग्रीन किंग की 9 में से एक पेड़ जैसी टांग को काट देता है। फिर लिन जिलो को पछतावा होता है क्योंकि ग्रीन किंग को कोई चोट नहीं पहुंची थी। घायल इलाके में 3 और बेलें वापस उगाती हैं, कोई चोट के निशान नहीं दिखते, क्योंकि ग्रीन किंग ने अपने घाव के मरम्मत के लिए बहुत सारा न्यूट्रिएंट रिजर्व्स जमा कर रखा था। उसकी रिकवरी स्पीड उनके अटैक स्पीड से भी तेज थी। फिर ग्रीन किंग ने अनगिनत पत्तियां उगाई और अपनी काउंटर अटैक शुरू कर दी। लिन जिलोम अपने प्रवीण फायरबॉल स्किल का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाता है। जैसे ही उसने अधिक स्पिरिट एनर्जी डाली, लिन जिलो ने देखा कि ग्रीन किंग का मुख्य शरीर भी बर्न पेन महसूस कर रहा था। थोड़ा सोचकर लिन जिलो ने दाशा को चिल्लाकर कहा, मुझे कुछ समय के लिए कवर दे। बड़ा मूर्ख जो हथौड़ा पकड़े खड़ा था, ग्रीन किंग के हेड की दिशा में भागा और उसे नीचे मार दिया। हालांकि भारी सुरक्षा के तहत वो केवल कुछ बेलें ही तोड़ पाया और फिर बाकी बेलों ने उसे फेंक दिया। शुक्र है इसी समय लिन जिलुओ का चार्ज्ड फायरबॉल आया जो एक्सप्लोजन में बदल गया। भड़ाम!
इस बार लिंजिलो पूरी ताकत लगा रहा था। न केवल अपने जादू के कंगन में मौजूद सारी मैना बीड्स निकाली, बल्कि लगातार मीडियम ग्रेड मैना रिकवरी पोशंस पीता रहा। अभी अभी बड़े मूर्ख की आत्मिक सैक्रिफाइस के कारण लिंजिलो की वॉल ऑफ फायर इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई कि उसकी ऊंचाई 5 मीटर से ऊपर हो गई और अभी भी बढ़ रही थी। जब ये लिंजिलो के कंट्रोल में 10 मीटर हो गई तो आग को आगे की ओर निर्देशित किया गया, एक विशाल फायर हार्म का निर्माण करते हुए। ये अभी खत्म नहीं हुआ था। लिंजिलो के मुंह से एक ब्रेथ कंट्रोल लेकर आग फिर से वर्टिकल तरीके से उठने लगी। आखिरकार ग्रीन किंग ने खतरा महसूस किया और अपने बड़े सिर से एक चिपचिपा कोरोसिव न्यूट्रिएंट फ्लूइड उगलना शुरू कर दिया, जो तेजी से लिंजिलो की तरफ उड़ रहा था। कई बार कैमरा कट हुआ। जैसे ही लिंजिलो ने मंत्र पढ़ा, उसका मैजिक शैडो सूट मैजिक क्राउन आर्मर में बदलकर उसे तुरंत घेर लेता है। इस क्षण एक क्रैक होने की आवाज लगातार ढाल के चारों ओर फैल रही थी। ये ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती थी। लिंजिलो ने शांत रहते हुए रॉक शील्ड निकाल लिया। रॉक शील्ड मैजिक शैडो शील्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस देता था, इसलिए वो तुरंत बन गया। क्योंकि रॉक शील्ड का डिफेंस लिंजिलो के अपने शरीर की ताकत से जुड़ा हुआ था और पहले वाले मैजिक शैडो शील्ड की रेजिस्टेंस भी साथ थी। इस बार उसने सफलतापूर्वक डिफेंस किया, लेकिन तुरंत बाद रॉक शील्ड भी दबाव सहन नहीं कर पाया और ब्रेक हो गया। इस समय जैसे ही लिंजिलो ने इशारा किया, उसके कंट्रोल में आग ने ग्रीन किंग के सिर पर पूरा हमला किया और उसे पूरी तरह घेर लिया। ये लिंजिलो के काउंटर अटैक की शुरुआत थी। लिंजिलो की स्पिरिचुअल पावर से बदली हुई आग का टेम्परेचर बहुत हाई था। लताओं को सुखाने के बाद वो सूखी लताएं सारी शक्तिशाली आग के लिए एनर्जी में बदल गई। जल्द ही ग्रीन किंग ने एक तेज स्क्रीम निकाली। उसने अपनी एनर्जी को सेल्फ रिपेयर की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया और अपने शरीर पर लगी आग को बुझाने के लिए लगातार खुद को थपथपाने लगा, यहाँ तक कि अपने ही टेंटिकल्स काट कर भागने की कोशिश करने लगा। वो अपने विशाल शरीर को हिलाने लगा, पीछे हटने की तैयारी में, लेकिन उसकी स्पीड किसी काम की नहीं थी। इस समय जो ए रैंक टीम के सदस्य आए थे, वो लगभग पूरी तरह से तैयार थे। इस वक्त काउंटर अटैक के लिए ये बिल्कुल सही मौका था। सभी आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन लिंजिलो नहीं हिला। उसकी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। इसी समय एक बड़ा हाथ लिंजिलो के कंधे पर पड़ा। ये फ्यू था जिसने अभी वुडुओ को खत्म किया था। स्पष्ट था वू झांग फ्यू से तेज नहीं था। मैंने नहीं सोचा था कि तुम और बिग स्ट्रॉन्ग इतनी जल्दी खत्म कर लोगे। मैंने अभी वुडुओ को निपटाया और फिर मैंने मैदान में ये पूरा लाल आग वाला क्षेत्र देखा। मुझे लगा शैंग्यू और बाकी लोग किसी मुसीबत में पड़ गए हैं, इसलिए मैं दौड़ कर आया। लेकिन सोचा नहीं था कि ये लिंजिलो है जो आग को कंट्रोल कर रहा है। लिंजिलो ने ये आग कैसे कंट्रोल की? उसके सामने खड़ा आदमी खुद से कम बैटल स्कार्स वाला था। उसने खुद से भी तेजी से एक एस रैंक को मार दिया था और अब एक ऐसी फाइटिंग मेथड का उपयोग कर रहा था जो परंपरा को तोड़ देता था। पहले सब लोग सोचते थे कि वो सच में एस रैंक है। हर तरफ से लिंजिलो की ताकत सबके सामने स्पष्ट हो चुकी थी। लिंजिलो लगभग खुद को उजागर कर देता। शुक्र है कि सबर्बन सिटी लॉर्ड आ गया। उसे फिर से ग्रीन किंग द्वारा पीछे ढकेल दिया गया। लिंजिलो ने शियांग यू की स्थिति को संभालने का मौका लिया ताकि वो जवाब न दे सके, और मैदान की स्थिति अब उल्टी होने लगी थी। कई लड़ाइयों के बाद ग्रीन किंग का शरीर काफी छोटा हो चुका था, लेकिन एबिलिटीज उपयोग करने वाली टीम भी थक गई थी और लगभग जारी नहीं रख सकती थी। दोनों पक्ष अब लगभग 50-50 की स्थिति में थे। एक दूसरे को खत्म करना इस वक्त संभव नहीं था। हालांकि शुक्र है कि वहां लिंजिलो और होंग फ्यू 2 एस रैंक मौजूद थे। जैंग फ्यू ने भी समझ लिया कि वर्तमान स्थिति को संभालना और सुशी शैंग की मदद करना अब सबसे जरूरी था। एक ही पल में कई शैडोज दिखाई दी जो उसकी स्पीड एडवांटेज दिखा रही थी। लिंजिलो ने घायल शियांग यू को लिटाया और वो भी एक झटके में गायब हो गया। हालांकि लिंजिलो ने सिर्फ फ्लैश स्टेप जैसी क्षमता दिखाई, ना कि प्योर स्पीड। होंग फ्यू के कई वारों के साथ तालमेल बनाते हुए लिंजिलो ने सभी 91 स्ट्राइक्स में फ्लेम ओथ स्किल को शामिल किया, जो एक गूंजती हुई पैरालिसिस लाइक प्रभाव के साथ था। दर्जनों तलवार की चमक एक दूसरे को काटते हुए ग्रीन किंग के सिर पर एक साथ गिरी। जैंग फ्यू इस दृश्य को देखकर दंग रह गया। लिंजिलो सच में स्किल रखता है। 2.5 मिनट के बाद पूरा मैदान शांत हो गया, लेकिन यह शांति सबको बेचैन कर रही थी। वो लड़ाई में इतने डूब गए थे कि उन्हें समय बीतने का अंदाजा ही नहीं रहा। सामान्य रूप से 2 एस रैंक से लड़ाई के समय के हिसाब से सुशी शैंग को अब तक आ जाना चाहिए था। जितनी शांति थी उतना ही साफ महसूस होने लगा था कि सुशी शैंग शायद डेंजर में है। उसने जो एक्सट्रीम रीइंफोर्समेंट एबिलिटी यूजर्स लाए थे वो सभी सुशी शैंग के बहुत करीब थे, और तियानलेन सिटी बिना सिटी लॉर्ड के नहीं रह सकता। बिना एस रैंक की मौजूदगी में ऑर्डर टूट जाएगा।
शुक्र है कि लिंजिलो ने शियांग यू को सांत्वना दी और समझाया कि टीचिंग बिल्डिंग से आने वाला शोर बड़ा नहीं है। संभव है कि ओल्ड ब्रदर सू अभी भी अडोर के साथ स्टेलमेट में है। अगर ऐसा ना होता तो अडोर सपोर्ट करने के लिए रुका ही क्यों होता। लिंजिलो ने मन ही मन राहत ली। शुक्र है कि वो पहले शियांग यू की मदद करने आया, वरना सिर्फ सुशी शैंग ही नहीं, शियांग यू और उसके भाई भी पहले ही खत्म हो चुके होते। अब देखने पर शियांग यू और उसके भाई निश्चित रूप से आगे नहीं लड़ सकते। उनका जाना अब सिर्फ बोझ साबित होगा। ज़ुआंग फ्यू के साथ मेरा संबंध इतना काफी है, लेकिन ज्यादा कहना भी सही नहीं होगा। ये मेरी इमेज के खिलाफ होगा। भाई, मैं जानता हूं कि तुम भी ओल्ड ब्रदर सू के लिए चिंतित हो, लेकिन तुम्हें अपने पीछे के 3 घायल भाइयों के बारे में भी सोचना चाहिए। तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। लिंजिलो ने दाशा को पीछे रुकने का निर्देश दिया ताकि घायल जुआंग फेउये और बाकी लोगों पर ज़ॉम्बीज़ हमला न कर दें। फिर लिंजिलो और जुआंग फेउये तुरंत उत्तर वाली टीचिंग बिल्डिंग की ओर भागे। जैसे ही वे इमारत तक पहुंचे, दोनों एकदम रुक गए। यहाँ कुछ गलत था। यहाँ बहुत अजीब सन्नाटा था, जैसे यहाँ कोई बचा ही नहीं हो। 2 टन वाले पौधे जैसे ज़ॉम्बी के खत्म होने के बाद लिंजिलो और फेउये उस टीचिंग बिल्डिंग में पहुंचे जहां सू से जांग था। लिंजिलो ने पहली से तीसरी मंजिल तक ध्यान से जांच की। फेउये ने चौथी और 5वीं मंजिल तेजी से चेक की, लेकिन कहीं भी लड़ाई के कोई निशान नहीं थे। क्या एडोर भाग गया? तभी लिंजिलो ने दूसरी मंजिल में एक छुपा हुआ छोटा कमरा नोटिस किया। वो अकेले अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था और समय भी बहुत कम था। जब दोनों वहां पहुंचे तो लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। सिर्फ टूटे फूटे पत्थर पड़े थे और उन पत्थरों के बीच में एक कुचला हुआ हाथ था। फेउये रोते हुए आगे दौड़ी। ओल्ड सू, क्या ये तुम हो? लिंजिलो ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। ये ओल्ड सू नहीं है। उसने ब्लड आई से अंदर झांक कर देखा तो वहां सिर्फ कटा हुआ एक हाथ था। सू सिजैंग और एडोर दोनों इमारत से गायब थे। जाहिर था कि एडोर भाग निकला और सू सिजैंग उसका पीछा करते हुए भागा होगा, क्योंकि अगर उसने उसे छोड़ दिया तो सब राज खुल जाते। लेकिन बात यह थी कि एस क्लास के मजबूत फाइटर का हाथ तोड़ देना, इसका मतलब था कि एडोर की शक्ति बेहद डरावनी हो चुकी थी। धुंध में ऐसे किसी को ट्रैक करना लगभग असंभव था, लेकिन लिंजिलो बोला, इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं प्रलय के 10 साल का सबसे ऊंचा असैसिन हूं। फेउये ने पहले यकीन नहीं किया, लेकिन कुछ मिनट बाद लिंजिलो ने पैरों के दबाव, खून के सूखने की अवस्था और निशानों की दिशा देखकर सीधा तय कर दिया कि वे दक्षिण पूर्व की ओर गए हैं। फेउये को लगा कि कुछ मिनट बीत जाना भी बहुत देर है और धुंध में रास्ता पहचानना नामुमकिन होगा, लेकिन वो तुरंत गलत साबित हुआ। ब्लड आई की मदद से लिंजिलो ने सीधे एक छोड़े हुए वेयरहाउस तक ट्रैक किया, फिर वहां से एक छोड़ी गई रेडिएशन प्लांट तक। ये जगह रेडिएशन से भरी हुई थी और ऐसी जगहें रेडिएशन क्रीचर्स की रिकवरी को तेज कर देती हैं। ये बात समझते ही फेउये ने अपनी चाल और तेज कर दी। दरवाजा लिंजिलो ने खोला। फेउये, जो इस जगह को अच्छे से जानता था, उसने आसपास की पूरी संरचना समझा दी। लिंजिलो ने अपनी 9 डिपार्चर्स ब्लेड निकाल ली। किरण स्केल की वजह से उसकी ताकत लगभग पूरी तरह वापस आ चुकी थी। ज़ुआंग फेउये भी मोटे तौर पर रिकवर हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अलग अलग दिशा में प्लांट की खोज शुरू की। जल्दी ही लिंजिलो को फर्श पर खून का तालाब दिखाई दिया और दरवाजे के फ्रेम पर खून के रगड़ के निशान। ब्लड आई ने साफ दिखा दिया कि सू सिजैंग और एडोर इसी कमरे में थे। अब समस्या सिर्फ एक थी, बिना शोर के फेउये को कैसे बुलाया जाए। तभी पीछे से अचानक किसी ने लिंजिलो के कंधे पर हाथ रखा। वो फेउये था। उसने पहले ही तेजी से सारी जांच पूरी कर ली थी। उसने अंदाजा लगा लिया था कि सू सिजैंग और एडोर लिंजिलो की तरफ ही है। खून के निशानों से उसकी बात पुष्ट हो गई। दोनों हमला करने की तैयारी में थे कि एडोर की आवाज गूंजी, अंदर आओ तुम दोनों। फेउये ने भारी लोहे का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अंदर सू सिजैंग एडोर से लड़ रहा था। सू सिजैंग चिल्लाया, अवांग, ओनली, तुरंत भागो, एडोर अब एसएस क्लास हो चुका है। अगर तुम लोग मर गए तो शहर खत्म। लेकिन लिंजिलो के चेहरे पर लड़ाई की खामोश आग जल रही थी। ओल्ड सू, हिम्मत मत हारो, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। सू सिजैंग ने चेतावनी दी। उसे हल्के में मत लेना, मैंने उसकी असली दहशत देखी है। एडोर ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, पहले मुझे शक था, लेकिन अब मैं बहुत उत्सुक हूं। तुमने मुझे धुंध के बीच कैसे ट्रैक किया? लिंजिलो ने भी समझ लिया था कि एडोर के शरीर में बैट टैलेंट है, जिसे उसे सुपर परसेप्शन मिलती है। इसलिए उसे पहले ही पता चल गया था कि वे उसका पीछा कर रहे हैं। एडोर की लगभग सारी एट्रीब्यूट्स सिवाय स्टैमिना के 250 से भी ऊपर थी। वो डुअल एस क्लास था। उसमें मैन प्लस बैट प्लस स्नेक प्लस शार्क के गुण थे, लेकिन उसकी कमजोरियां भी उतनी ही साफ थी। उसके जोड़ बहुत नाजुक थे और उसका स्टैमिना बहुत कम था, क्योंकि उसका शरीर मानव शरीरों को जोड़कर बनाया गया था।
एडोर ने हमला किया। लिन जिलो एक फ्लैश मूव में साइड हट गया। फिर उसने तुरंत आदेश दिया, ब्रदर हैंग, उसकी स्टैमिना घटाओ। ब्रदर सू, उसके एल्बो जॉइंट्स पर वार करो। जुआंग फेयुई अपनी गति का उपयोग करते हुए तेजी से चारों तरफ घूमकर उसे थका रहा था। सू से जैंग ने अपनी चेन से उसकी चाल सीमित कर दी। कई बार अटैक होने के बाद एडोर गुस्से में दहाड़ा। लिन जिलो ने अगले कदम की योजना बना ली थी। ब्रदर हैंक, बाईं तरफ से उसे रोको। ब्रदर सू, दाईं तरफ से दबाव डालो। दोनों के तालमेल से एडोर की चाल लगभग रुक गई। चेन उसके हाथों में कस गई। वो उसे तोड़ने ही वाला था कि अचानक उसकी प्यूपल सिकुड़ गई। उसके सामने एक जलता हुआ आग का गोला प्रकट हुआ। लिन जिलो हमला कर ही रहा था कि उसने तुरंत मौका पकड़कर एल्डोर के हाथ पर सीधा वार कर दिया। वार पूरा होते ही लिन जिलो ने रुकने की जरा भी कोशिश नहीं की। उसने तुरंत दोबारा हमला किया। इस बार उसने 9 डिपार्चर्स ब्लेड में फ्लेम ओथ भी जोड़ दी थी। उसने ब्लेड को फिर से उठाया, लेकिन इस बार एक हाथ वाला एल्डोर पहले से ज्यादा सतर्क था। वो तेजी से साइड में हट गया और ये वार खाली हवा में गया। इसके बाद एल्डोर के शरीर से काली धुंध निकलनी शुरू हो गई। वो बोला, लड़के, तुम मेरी सोच से ज्यादा दिलचस्प हो। मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अपने शरीर को नुकसान करने दूं। इसके तुरंत बाद एल्डोर पूरी ताकत से लिन जिलुओ पर झपटा, लेकिन यही तो लिन जिलुओ चाहता था। 9 डिपार्चर्स ब्लेड उसकी छाती के पास उठ चुकी थी। अब एल्डोर, जो सबसे ताकतवर रेडिएशन क्रीचर था, उसके खिलाफ असली युद्ध शुरू हो चुका था। एल्डोर का शरीर अब छिपकली की पूंछ जोड़ने की वजह से पूरी तरह लिजर्ड स्केल से ढका था। साथ ही उसने बैट की लगभग सभी क्षमताएं भी हासिल कर ली थी। अचानक पहले बेहद खतरनाक दिखने वाला एल्डोर ठिठक गया। उसने देखा कि वो लिन जिलुओ के शरीर के आर पार निकल गया है। असल में लिन जिलुओ ने ब्लिंक बूट्स का उपयोग करके अपने शरीर को उस क्षण में पीछे की ओर शिफ्ट कर दिया था। अब वो एल्डोर के पीछे खड़ा था। उसने सीधे निशाना लिया और एक बेहद तीव्र कोण से शरीर को मोड़ते हुए पहले से तैयार किया हुआ फायरबॉल सीधा एल्डोर के पीठ पर दे मारा। एल्डोर के पंख, जो किसी पक्षी या जानवर जैसे सही संरचना वाले नहीं थे, बस हड्डियों पर हल्की त्वचा का फैलाव थे, पूरी तरह खुले हुए सीधे इस फायरबॉल की चपेट में आ गए। दर्द इतना भयानक था कि एल्डोर जोर से गिर पड़ा। सूजी शांग, जो मौके का इंतजार कर रहा था, तुरंत अपनी चेन फेंकता है। जैसे ही एल्डोर उठने की कोशिश करता है, चेन सीधा उसके दोनों सिरों के चारों ओर लिपट जाती है। सूजी शांग पूरी ताकत से खींचता है। एल्डोर का भारी शरीर फर्श कर घसीटता हुआ चिंगारियां छोड़ता हुआ दूर सरकता जाता है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। जुआंग फेयुए, जिसने पहले से हमला तैयार कर रखा था, अपनी फुर्ती का उपयोग करते हुए सीधा आगे बढ़ता है। जीवन मरण की इस लड़ाई में एल्डोर अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपने क्लॉज का इस्तेमाल किया, जिनमें अद्भुत आकर्षण शक्ति थी। फिर स्नेक आई की वजह से उसका पूरा शरीर धीरे धीरे सांप के जैसा बदलने लगा। जुआंग फेयुए का वार हवा में चला गया। न सिर्फ वार बेअसर रहा, बल्कि चेन भी ढीली हो गई जो सूजी शांग ने एल्डोर पर कसी थी। लिन जिलुओ को सच में बोलने को शब्द नहीं बचे थे। केवल स्नेक आई होने के कारण तू अपनी पूरी बॉडी को सांप जैसा बना सकता है? ये तो हद ही हो गई। एल्डोर ने इस बात की परवाह नहीं की कि वो दिखने में कितना अजीब हो गया है। वो अपने स्नेक बॉडी और लिजर्ड क्लॉज का पूरा इस्तेमाल कर रहा था। उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं। उसकी निगाहें सीधे लिन जिलुओ पर जमी थी, क्योंकि वो समझ चुका था लिन जिलुओ ही असली खतरा है। जुआंग फेयुए, जिसके कई वार बेकार जा चुके थे, अपनी एस क्लास पहचान के बावजूद खुद को बेहद अपमानित महसूस कर रहा था। वो अदृश्य सा झपटा और एक पल में एल्डोर के सामने हवा में प्रकट हो गया, क्लोज कॉम्बैट के लिए तैयार। दोनों ही अत्यंत चुस्त और तेज प्रकार के योद्धा थे, लेकिन लिन जिलुओ समझ गया था ये अच्छा नहीं होने वाला। वो तुरंत चिल्लाया, वापस आओ ब्रदर रैंग। लेकिन देर हो चुकी थी। एक ही वार में जुआंग फेयुए की लंबी तलवार उसके हाथ से उड़ गई। एल्डोर के हाथों पर मौजूद छिपकली के स्केल्स अंगूठी ऐसे व्यवस्थित होकर पूरी ताकत से वार को रोक लेते हैं। एल्डोर को एक खरोच तक नहीं आई। लेकिन इसी समय जुआंग फेयुए मुस्कुराया। वो पीछे हटने ही वाला नहीं था। उसके बाएं हाथ वाले डैगर में पहले से भारी चार्ज भरा हुआ था। वो सीधे एल्डोर के नाजुक पेट को निशाना बनाकर वार करता है। लेकिन जैसे ही वार आगे बढ़ा, एल्डोर ने अपना शरीर सांप की तरह मोड़ लिया और चेहरे पर वही मुस्कान उभर आई जो अभी जुआंग फेयुए के चेहरे पर थी। फिर एक पंच जुआंग फेयुए पर लगा, जो चार्ज कर रहा था। उसने पहले सूजी शांग, जो बुरी तरह घायल था, से निपटने की सोच रखी थी। फिर फेयुए पर जाने का सोचा था। अब एल्डोर के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। उस एक हमले के बाद जुआंग फेयुए की हालत क्या हुई ये पता नहीं था। लिन जिलुओ सिर्फ इतना कह सकता था कि वे टीम के साथी थे जो निराश कर देते थे। इतनी लंबी जिंदगी जीने के बाद भी वे अब भी उन दुश्मनों से निपटना नहीं जानते थे जो उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर थे। इसे पूरी तरह फेयुए पर दोष नहीं दिया जा सकता। आखिरकार लिन जिलुओ के हमले हमेशा इतने आसान दिखाई देते थे। एल्डोर को अब किसी चीज का डर नहीं था। पूरा सक्षम एस क्लास अभी गिर गया था और आधा अधमरा सूजी शांग खतरा नहीं था। अब सिर्फ लिन जिलुओ, ये कुछ अजीब दिखने वाला आदमी बचा था।
लिंजिलुओ ने महसूस किया कि एडोर पहले सू जिशांग को खत्म करने का इरादा रखता था, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि लिंजिलुओ की भविष्यवाण समझ और लड़ाई को समझने की क्षमता कितनी तेज थी। क्या तुम सोचते हो कि तुम मेरी अनुमति के बिना मेरे साथी को हाथ लगा लोगे? दानव एडोर के सामने लिंजिलुओ ने समझा कि अगर चीजें ऐसी ही चलती रहीं तो दोनों पुराने शहर के लॉर्ड जिंदा नहीं बचेंगे। एडोर भी लिंजिलुओ की अजीब क्षमताओं से थोड़ा सतर्क था। यही फर्क था जिसने लिंजिलुओ को एंजल और डेविल वाला सिक्का निकालने का मौका दिया। एडोर की छुपे हमलों से बचते हुए उसने सिक्का हवा में उछाला। ज्वांग फेइवे के बिना उसे अपनी ताकत बढ़ाने का कोई तरीका चाहिए था, नहीं तो एडोर का सामना करना मुश्किल था। ये कहावत भी सही साबित हुई, एक बार सांप के डंक से डर जाए फिर 10 साल तक रस्सी भी सांप जैसी लगे। एडोर को समझ नहीं आया कि लिंजिलुओ क्या कर रहा था, लेकिन उसकी पिछली अजीब हरकतें देखकर वो बस घूमकर इधर उधर सावधानी से देख रहा था, बिना जल्दबाजी किए। जब लिंजिलुओ के हाथ में सिक्का वापस आया तो सामने वाला भाग एंजल का आशीर्वाद था। एंजल की सुरक्षा में सभी गुणों में 10% बढ़ोतरी, शरीर और दिमाग की रिकवरी स्पीड 50% तेज, घाव भरने की स्पीड 40% बढ़ी और पहले मिली नकारात्मक स्थिति से पूरी तरह सुरक्षित। बाद में आने वाली नकारात्मक स्थिति का असर 30% कम और उसकी अवधि 40% कम हो जाती है। लेकिन इसकी एक ही सीमा है, ये आशीर्वाद सिर्फ 10 मिनट तक रहता है। पर लिंजिलुओ के लिए ये काफी था। लिंजिलुओ की अचानक बढ़ी हुई स्पीड देखते ही एडोर थोड़ा घबरा गया और उसके सिर के ऊपर किलिंग रेज और रैजिंग बाइट जैसी क्षमताएं चमकने लगीं। ये ऐसा स्किल था जो ना सिर्फ भारी नुकसान देता था बल्कि 2 सेकंड तक दुश्मन को रोक देता था। रैजिंग बाइट दुश्मन को लॉक कर देता है, 130% ताकत का एक वार, और उसके बाद 10 सेकंड तक हर सेकंड 5% नुकसान, कुल मिलाकर 200% से भी ज्यादा। ये स्किल अब सिर्फ तगड़ा नहीं, खतरनाक था। लिंजिलुओ ने ना सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाई थी बल्कि वह अपने हमलों की गणना भी कर रहा था और दुश्मन की चाल का अंदाजा भी लगा रहा था। ये सोचकर ही डर लगता है। एडोर अब और खेलना नहीं चाहता था। उसने अपना स्किल एक्टिवेट किया और सीधे हमला करने दौड़ा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लिंजिलुओ उसी समय 9 फोर्स ब्लेड के सबसे भारी वार 9 फोर्स हैवी स्लैश को चार्ज कर रहा था। क्योंकि इस हमले में समय लगता था, लेकिन इसका नुकसान सबसे ज्यादा था। इस बार भी एडोर ने सबक ले लिया था। उसकी हर मांसपेशी तनी हुई थी, तैयार बचने को। उसने अपना मुंह शार्क के दांतों की तरह खोला, लिंजिलुओ की नसें काटने को। इसे देखकर स्किन में झुनझुनी होने लगती है। लेकिन ठीक उसी पल लिंजिलुओ गायब हो गया और अगले ही क्षण वो एडोर के सिर के पीछे प्रकट हुआ। एडोर को तुरंत समझ आ गया कि इस बार भी किस्मत खराब है, लेकिन इस बार भले ही उसे पता हो कुछ करने का समय नहीं था। लिंजिलुओ ने लाल चमकते हुए वार को पूरा करते हुए ताई लैंग के फ्लैट वेव से 1 सेकंड का स्टन लगाया। 1 सेकंड छोटा नहीं होता, खासकर जीवन मृत्यु की लड़ाई में। जो वार एडोर के सिर को चीरने वाला था उसे उसने अपनी भुजाओं से रोक लिया। हालांकि रक्षात्मक तराजू भी ठीक से एक्टिवेट नहीं हो पाए थे और एडोर ने भारी दर्द को बिना आवाज किए सहन किया। उसने मजबूरी में अपनी भुजा पर जमा होने वाली घुटने वाली दीवार की सुरक्षा एक्टिवेट की। उसने ये स्किल लिंजिलुओ के खिलाफ पहले कभी नहीं इस्तेमाल की थी। ये एक बहुत खतरनाक रेडिएशन म्यूटेटेड क्रीचर था, लेकिन उस आदमी की एक ही बार में ये डरते हुए अपना सिर पकड़कर चीख उठा। अभी जो दृश्य हुआ था वो सच में डरावना था। ये लगभग इंसान की तरह कट कर टुकड़ा बनने वाला था। एडोर की बांह अचानक जमीन पर टिक गई। उसे अपनी पीठ से फिर से जलन जैसी महसूस हुई। अच्छा हुआ उसकी प्रतिक्रिया तेज थी, लेकिन उसने कभी ऐसी बेइज्जती झेली थी? एक बांह टूट जाने के बाद एडोर अब सिर्फ एक हाथ पर खुद को सहारा दे रहा था, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी दूसरी बांह में भी तेज दर्द उठा। डर कर एडोर ने पूरी ताकत लगा दी और जमीन से खुद को धक्का देकर दूर उछल गया। उसका शरीर पल भर में वहीं से गायब हो गया। क्वालिटी को पहले ही लिंजिलुओ के निर्देश मिल चुके थे। लोहे की चेन जैसे पहले से अंदाजा कर चुकी थी कि एडोर कहाँ प्रकट होगा। जैसे ही वो आया, चेन सीधे उसकी तरफ लपकी और उसे लपेटने की कोशिश की। हालांकि एडोर पूरी तरह बंधने से बच गया, लेकिन लिंजिलुओ के पहले दिए हुए निर्देशों के कारण चेन ने लचक लेते हुए एडोर के पेट पर जोरदार वार किया। उस जबरदस्त टकराव ने एडोर को सीधा पास की दीवार में दे मारा। क्वालिटी की ताकत लगभग डबल ए लेवल तक पहुंचने वाली थी। ये वार सच में एडोर के लिए बहुत भारी साबित हुआ और उसने तुरंत गाढ़ा खून उगल दिया। इस समय तक वो अंदर से पूरी तरह डर चुका था। 2 पुराने शहर के लाड तो संभाले जा सकते थे, लेकिन यदि वो लिंजिलुओ से और लड़ता तो शायद सीधे मर जाता। दुनिया में एस लेवल वाले वैसे भी 5 से कम हैं। एडोर ने तुरंत फैसला किया, जान है तो जहान है, भागो, बाद में लड़ाई देखेंगे। यानी भागना ही सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है। लेकिन अब वो पहले से ही लिंजिलुओ की नज़र में शिकार बन चुका था। ऐसे में उसे यूं ही भागने देने का सवाल ही नहीं था। अगले ही पल लिंजिलुओ की पीठ पर पारदर्शी सुनहरी एनर्जी से बने सोने जैसे पंख फैल गए।
सूजी हक्का बक्का रहकर देखती रही। ये आखिर है कौन? इसके बैकग्राउंड में क्या चीज है? पीठ से पंख निकलने की क्षमता तो किसी के पास नहीं सुनी। एडोर को पीछे देखना भी जरूरी नहीं था। उसे महसूस हो गया था कि लिनजुलुओ उसके पीछे आ चुका है और अगले ही पल लिनजुलुओ उसके सामने प्रकट हो गया। ये भी उड़ सकता है? एडोर की भोली चौड़ी आंखें पल भर के लिए स्तब्ध रह गई। असल में एडोर काफी चालाक था। जैसे ही उसकी नजर लिनजुलुओं की आंखों से मिली, उसने वाइपर्स गेज एक्टिव किया, जिससे वो अपनी स्नेक आइज के जरिए डर, सदमा और दहशत दुश्मन पर छोड़ देता। इससे सामने वाला 2 सेकंड के लिए पूरी तरह जड़ हो जाता और उसके दिमाग को 50% मेंटल डैमेज होता। उसका इरादा था कि लिनजुलुओ हवा में ही फ्रीज हो जाए और गिरकर मर जाए, ताकि उसे पता चले कि पंख उगाना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन डिंग! लेजेंडरी टैलेंट ट्रांसेंडेंट हार्ट एक्टिवेटेड। लिनजुलुओ के चेहरे पर हल्का कंपन देखकर एडोर खुश होकर उसकी तरफ फिर से झपटा। लेकिन अक्सर कॉन्फिडेंस और बर्बादी के बीच फर्क 1 सेकंड का ही होता है। लिनजुलुओ का ट्रांसेंडेंट हार्ट किसी भी मेंटल अटैक से पूरी तरह इम्यून था। अभी जो कुछ एडोर ने देखा, वो सब सिर्फ उसका भ्रम था। एक आदमी जिसके पास ट्रांसेंडेंट हार्ट हो, वो डरता ही नहीं। डर क्या होता है, लिनजुलुओ को पता ही नहीं था। अगले ही पल जो आदमी अभी एडोर को डराता था, वही लिनजुलुओ फ्लैश की तरह उसके पीछे आ चुका था। एडोर को देखे बिना पता था कि वो पीछे है। अगले ही सेकंड उसके शानदार पंख लिनजुलुओ ब्लेड की आग में कटकर राख बन गए और वो सीधे आसमान से गिर पड़ा। एडोर, जो अभी किसी और को ऊंचाई से गिराकर मारने की सोच रहा था, खुद मूर्ख बन गया। धड़ाम! वो जमीन पर भारी आवाज के साथ गिरा। उसके अंदरूनी अंग दर्द से तड़प उठे। उसकी आंखों में डर और हार भर गई। मैं एक SS लेवल रेडिएशन क्रीचर हूं। मैं इस तरह के शर्मनाक मौत कैसे मर सकता हूं? अगर तुम सब मुझे मारना चाहते हो तो आओ, मेरे साथ मर जाओ। वो दानवी क्रीचर अब पूरी तरह पागल और निराश हो चुका था। उसका चेहरा पूर्ण मौत जैसा फीका पड़ गया था। एक जोरदार धमाके के साथ जमीन फटकर गड्ढा बन गई। लिनजुलुओ ने देखा कि एडोर अब पूरी स्पीड से सुशी की तरफ भाग रहा है। ये देखकर लिनजुलुओ हैरान रह गया। उसने इंसाइटफुल आई एक्टिव की। ये लगभग टूटने वाली थी, फिर भी एडोर इतनी जबरदस्त स्पीड से दौड़ रहा था। ये अविश्वसनीय था। एडोर की ये बेशरम हरकत उसकी लाइफ फोर्स जलाकर की जा रही थी। ये सीधा सेल्फ डिस्ट्रक्शन था। हाउएवर, वो लगभग सुशी के चेहरे तक पहुंच चुका था। ओडाल ने अपना मुंह खोला, जो शार्क जैसे दांतों से भरा था, और सूजी पर झपट्टा मारा। उसी पल सुशी के शैडो से एक आकृति अचानक बाहर उभरी, छिपा हुआ गोस्ट चाइल्ड। ओडाल ने उसे क्यों नहीं देखा? क्योंकि गोस्ट चाइल्ड एक ज़ॉम्बी था और ओडाल की सेंस सिर्फ इंसानों तक सीमित थी। सूजी की हैरान आंखों के सामने वो फिर से बाल बाल बच गया। ओडाल का पूरा टूटा हुआ शरीर जमीन पर मुंह के बल घिसट गया और 2 मीटर लंबा खून का निशान पीछे छूट गया। जमीन पर पड़े हुए उसका शरीर कांप रहा था। सांस दिख रहा था कि वो भारी दर्द में है। तुमने कैसे कर दिया ये? ओडाल लगभग पागल होने वाला था। असंभव! मैं ओडाल हूँ, SS लेवल रेडिएशन ऑर्गेनिज्म। लिनजुलुओ ने उसे एक बार भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। चेन का एक सिरा गोस्ट चाइल्ड से बंधा था और दूसरा सिरा सुशी से, जो अब हवा में ऊपर खिंचा हुआ था। यह आक्रमण ओडाल के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वो पहले उड़ सकता था। सूजी उस चेन को जान बचाकर पकड़े रहा, मानो वो सपने में रह रहा हो। लिनजुलुओ ने नीचे पड़े ओडाल को ठंडी नजर से देखा। तुम सोचते हो कि हमें साथ लेकर मर जाओगे? भ्रम है तुम्हारा। ये बात ओडाल के लिए सबसे गहरी बेइज्जती थी। वो गुस्से से कांप उठा, पागलपन की हंसी में फट पड़ा। हा, तुम सब ऊपर उड़ रहे हो, मैं किसको मारूं अब? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो एक SS लेवल का जीव 3S लेवल लोगों से हार गया। लिनजुलुओ अब उसकी वाहियात बातें सुनना नहीं चाहता था। उसने पंख फड़फड़ाए और एकदम गायब हो गया। सिर्फ गोस्ट चाइल्ड की घूमती आंखें और सुशी का हक्का बक्का चेहरा पीछे रह गया। ये सीधा जाकर खत्म करने वाला वार था। क्यों मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। लेकिन लिनजुलुओ ने ग्वाइडो डीकैपिटेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया। ओडाल का आखिरी शब्द तक हवा हो गया। श्राप असरदार नहीं रहा, क्योंकि उसके पास था ट्रांसेंडेंट हार्ट, जो हर मेंटल इफेक्ट से इम्यून था। मरने के अंतिम पल में भी ओडाल की आंखें फैली रहीं, नफरत और अफसोस से भरी रहीं। उसी समय सुशी और बाकी लोग नीचे गिर पड़े। डिंग! प्लेयर का टूथ स्ट्राइक बैटल टास्क पूरा हुआ। रिवॉर्ड
1 लाख एक्सपीरियंस, गोल्ड, एक गोल्डन लेवल आइटम, 1 क्यूबिक मीटर स्टोरेज स्पेस, लेवल +2 टू लेवल 33, +6 ऑल एट्रीब्यूट पॉइंट्स, +10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स। लिन जिलाओ ने अपने स्टैट्स देखे, सारे एट्रीब्यूट संतुलित थे और बिना इक्विपमेंट लगभग 150 तक पहुंच चुके थे। ये सचमुच हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि सूजी अभी भी सदमे में था, लेकिन अब टैन लायन सिटी बच गया था और पास का टैनचोंग सिटी भी। लेकिन जुआंग फे यू को अपनी जज्बाती गलती की कीमत चुकानी पड़ी। वो मर चुकी थी। ओल्ड मैन सू को जो मिलना था वो मिल गया। इतने कम नुकसान में ओडाल जैसा खतरा खत्म होना फायदे का सौदा था और सूजी चाहता था कि मरणोपरांत जुआंग फे यू को ब्रेव वॉरियर की उपाधि मिले। उसकी 99 पत्नियां अब हमेशा याद की जाएंगी। इस वक्त सूजी ने जुआंग फे यू के शरीर को फिर से टटोला। उसका पहले का शांत व्यवहार सिर्फ दिखावा था, दिल से वो टूटा हुआ था। आसपास सिर्फ कुछ एस लेवल सिटी लॉर्ड्स थे और सिर्फ 1 महीने में उनमें से 2 मर चुके थे। सूजी को एक बैज मिला जिस पर एक निशान बना था। ये तानजिंग सिटी का प्रतीक था, लेकिन लिन जुलाओ इसका मतलब नहीं जानता था। सूजी ने वो बैज सीधा लिन जुलाओ को थमा दिया। भाई, पहले से ही बधाई, तुम तानजिंग सिटी के अगले लॉर्ड हो। लिन जुलाओ दंग रह गया। सूजी वाकई पुराना लोमड़ा था। अगर लिन जुलाओ स्वीकार करे तो ताकतवर साथी, अगर इनकार करे तो सीधा दुश्मन। ये चाल बहुत साफ थी। सूजी मुस्कुराया। क्या बात है लिटिल ब्रदर लाए, खुद पर भरोसा नहीं? इस संकट के बाद अगर लिन जुलाओ मना करता तो सूजी उसे शांतिपूर्वक जाने नहीं देता। केवल एक ए लेवल पावर हाउस रह सकता था। लिन जुलाओ ने सब समझ लिया और तुरंत स्वीकार कर लिया। शहर में मैनेजमेंट की दिक्कतें थीं तो लिन जिलवाओ ने सूजी की मदद मांग ली। ये सुनकर सूजी खिल गया। जो भी चाहिए, लोग, सामान, संसाधन, सब टैन लाइन से मिलेगा। मैं खुद फेडरेशन से अप्रूव करवाऊंगा। ये छोटे को त्याग कर बड़े को जीतने की चाल थी। लिन जिलवाओ ने भी उसे सराहा और झिझका नहीं। और जब उसने तंजिंग सिटी लॉर्ड का बैज पहन लिया, उसने सोचा 21वीं सदी में रहते हुए मैं कभी शहर का लॉर्ड बन जाऊंगा, सोचा भी नहीं था। ये जो पहचान थी वो यहाँ बिल्कुल ही प्रतिष्ठित थी। आगे जाकर काम करने में ये ना सिर्फ उसका बहुत सारा कीमती समय बचाती, बल्कि ये एक फायदे वाला सौदा भी होती। इस समय अगर सू जी शांग ने पूछताछ ना की होती तो लिन जी लुओ शायद वोंग को फिर से लगभग भूल ही गया था। उसने जल्दी से परिचय करवाया। ये मेरा दूसरा भाई है, कातिल वोंग। फिर सू जी शांग ने वोंग को झुककर सलाम किया। अगर वोंग ना होता तो वो लापरवाह एडोर के द्वारा कुचल दिया गया होता और मर चुका होता। लेकिन उसके मन में अभी भी थोड़ा डर था। अभी तक की लड़ाई में उसे वोंग की उपस्थिति का पता ही नहीं चला। अगर वो अचानक सामने आकर उसे मारने के लिए वार कर देता तो क्या हो जाता? उसने जल्दी से वोंग से पूछा कि वो कहाँ छिपा हुआ था। लिन जी लुओ बस धीमे से हंसा। मेरा ये भाई अंधेरे में छिपकर दुश्मन को अचानक वार से चौंकाना पसंद करता है, वरना उसे कातिल क्यों कहा जाता? आमतौर पर मैं और वोंग सामने से दुश्मन का सामना करते हैं। हम तीनों की आपस में तालमेल हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। इससे ये बात सूजी शांग को अप्रत्यक्ष रूप से बता दी गई थी। हमें उकसाना मत, हम तीनों भाई आपस में बहुत गहरा रिश्ता रखते हैं। ऐसे भाइयों का होना सच में जीवन की बहुत बड़ी किस्मत है। ये एक गोल्डन ट्रायंगल जैसा है। फिर लिन जी नो ने एयरडोर की लाश को खींचा, सूजी शांग ने जुआंग फेयुए को उठाया, वोंग ने एयरडोर को उठाया और बाकी घायल लोग पीछे पीछे चल दिए। लगभग 10 मिनट चलने के बाद सभी लोग वापस पहले वाले मैदान में आ गए। आसपास से सरसराहट की आवाज़ें आ रही थी। सूजी ने लिन फैमिली शेल्टर की ओर जोर से पुकारा, भाइयों, हम वापस आ गए। कुछ लोग एक ज़ॉम्बी को घसीटते हुए सड़क पर चल रहे थे। कुछ देर बाद वो सब मिडिल स्कूल के मैदान में वापस पहुंच गए। खंडरों की तरफ पुकारते ही साइड से कई लोग तुरंत बाहर आ गए। बाकी घायल लोग जमीन पर बैठे आराम कर रहे थे। मिलते ही सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि सिटी लॉर्ड का हाथ गायब है और वे लॉर्ड जुआंग की लाश को लेकर वापस लौटे हैं। लग रहा था कि वो मर चुका है। तुरंत सबने स्थिति की गंभीरता समझ ली। दाशा ने लॉर्ड जुआंग की लाश देखी। जुआंग फेयुए ने सू चेंगू को सहारा दिया हुआ था और लिन जी लुओ कुछ अजीब सा खींच कर ला रहा था। और उसके पीछे एक अजीब नया आदमी भी था। उनकी उलझन को देखते हुए सूजी शांग ने जुआंग फेयुए को समझाया, ये एसएस लेवल का रेडिएशन क्रीचर एयरडोर का शरीर है। ये सुनकर कि ये एस लेवल था न कि एस लेवल, शियांग यू बहुत हैरान हो गया। क्या एयरडोर इवॉल्व होकर मारा गया था? उसने पुष्टि की कि न सिर्फ एयरडोर इवॉल्व हुआ था, बल्कि उसे खत्म करने में मुख्य भूमिका लिन जी लुओ ने निभाई थी। अगर इस बार लिटिल ली की मदद न होती तो मेरी जान न बचती। मरने से पहले ओल्ड वोंग ने भी लिटिल ली की ताकत देख ली थी, इसलिए उसने कहा था कि लिन जी लुओ उसका टियांग सिटी वारिस बने।
जुआंग फेयुए की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की क्षमता सच में बहुत जबरदस्त थी। कोई आश्चर्य नहीं कि शहर के इतने सारे ताकतवर लोग उसे मानते थे। शियांग यू ने तुरंत जोर से पुकारा, ली! और उसी समय लिंजी लुओ ने सुलाउजी को याद दिलाया, हम बहुत देर से बाहर जमीन पर हैं, हमारे प्रोटेक्टिव सूट भी लड़ाई में खराब हो गए हैं। चलो पहले पास वाले शेल्टर में चलते हैं। सूजी को अब होश आया। एडोर की मौत की बात करते करते वो सबकी चिकित्सा में देरी करवा देता। स्कूल की इमारत के अंदर एक छोटे बोर्ड से पता चलता था कि नीचे अंडरग्राउंड फैसिलिटी है। गहरी नहीं थी, लेकिन उसमें इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन डिवाइस लगा था। एक अस्थायी सप्लाई स्टेशन के रूप में ये काफ़ी अच्छा था। घायल लोग जमीन पर बैठ गए। सूजी शांग ने लिंजी लुओ को अलग बुलाकर टियांग सिटी के बारे में विस्तार से बात की। सूजी शांग ने सीधे कहा, असल में टियांग सिटी का वातावरण, जनसंख्या और सामान टैन लाइन सिटी से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। 36 शहरों के आरंभिक निर्माण में इन सब को बराबर स्तर पर रखा गया था। लेकिन टियांग सिटी के पास एक फ़ायदा और एक नुकसान है। फ़ायदा, यहाँ बहुत सारे ताकतवर लोग हैं। नुकसान, जुआंग फेयुए को रानियां और रखैले रखने का शौक था। उसने अपने कर्मचारियों और शहर की बहुत सी औरतों को ज़बरदस्ती अपने पास रखा। कई लोग बहुत पहले से उससे नाराज़ थे, पर उसकी एस लेवल की ताकत से डरते थे, इसलिए कुछ कर ना पाए। लिंजी लुओ समझ गया कि सूजी शांग क्या कहना चाहता है। टियांग सिटी की शक्ति मजबूत है, लेकिन उसके अंदर बहुत असंतोष है, और इस असंतोष को नियंत्रित करना भी उतनी ही बड़ी ताकत की मांग करता है। जब लिंजी लुओ सोच में था तो सूजी शांग ने फिर कहा, तुम्हें अपने लोगों पर भरोसा नहीं? उसने 99 रखैलें रख ली थीं, और जब वो 100वीं लेने जा रहा था उसी समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। फिर सूजी शांग की मदद से लिंजी लुओ ने जुआंग फेयुए का सिटी लॉर्ड बैज अपने हाथों में ले लिया, और इस तरह वो टियांग सिटी का नया सिटी लॉर्ड बन गया और उसकी पूरी विरासत का उत्तराधिकारी भी। सू जिशांग ने आगे के मामले पहले से ही लिंजी लुआ के लिए तय कर दिए थे। लिंजी लुआ के पास 2 बहुत शक्तिशाली भाई हैं, वोंग और दाशा, और खुद उसकी ताकत भी बहुत ज्यादा है। अब बस लोगों के दिल जीतने और असंतुष्ट लोगों को शांत करने जैसे छोटे छोटे काम ही बाकी थे। लिंजी लुआ को त्यामगिंग सिटी के लोगों को शांत करने जाना था, जबकि सू जिशांग ने तय किया कि वो कुछ लोगों को लेकर फेडरेशन में रिपोर्ट देने जाएगा, ताकि ऊपरी स्तर पर लिंजी लुआ की सिटी लॉर्ड की स्थिति की पुष्टि हो जाए। फिर दोनों वापस मिलेंगे और मामला पूरी तरह निपट जाएगा। ये सब बात करने के बाद लिंजी लुआ अपने 2 भाइयों को लेकर बाहर निकल गया। उसने आराम से अपने शरीर को खींचा, फिर एक 2 मीटर वाली डबल बेड ढूंढी और आराम से लेट गया। दाशा हमेशा की तरह दरवाजे पर बैठ गया, वोंग दीवार के कोने को चुनकर बैठ गया। इसी समय लिंजिलो ने टास्क रिवॉर्ड एक्सट्रैक्शन पैनल खोला। डिंग डोंग की आवाज के बाद उसे एक गोल्ड लेवल आइटम मिला, मैग्नेटिक स्ट्रिप क्लीनिंग लिक्विड। लिंजिलो उठकर बैठा, ढक्कन खोला और उसे सूंघा। इसमें कोई खुशबू नहीं थी। इसका मुख्य काम ये था कि गोल्ड ग्रेड या उससे कम के किसी भी इक्विपमेंट को रिफाइन करना, यानी उसकी पुरानी मैग्नेटिक स्ट्रिप एट्रीब्यूट को हटाकर नया रैंडम मैग्नेटिक स्ट्रिप बनाना, और साथ में एक एक्स्ट्रा नया मैग्नेटिक स्ट्रिप भी जेनरेट करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिंजिला के फ्लिकरिंग बूट्स पर पहले से मौजूद मैग्नेटिक स्ट्रिप, जो कि फुटस्टेप्स को 30% तक कम करती थी। ये पहले तो बेकार जैसा लगता था, लेकिन जब फ्लिकरिंग बूट्स को इस लिक्विड में सोक किया गया तो मैग्नेटिक स्ट्रिप की एट्रीब्यूट पूरी तरह बदल गई। पहले जिस स्ट्रिप से 30% फुटस्टेप्स कम होती थीं, अब वो 30% जंप हाइट बढ़ाने वाली स्ट्रिप बन गई, और उसी समय एक नई रैंडम मैग्नेटिक स्ट्रिप भी बन गई। दोनों एबिलिटीज मिलकर ऐसा असर देती हैं कि अब 2 स्टेज जंप हो सकता है, जिसमें दूसरी जंप की ऊंचाई पहली जंप की ऊंचाई के 30% से ज्यादा नहीं होगी। ये तो लिंजिलो के लिए सचमुच बहुत बड़ा सरप्राइज था। एक दिन सूजी शांग टियांगिंग सिटी के सिटी लॉर्ड मैंशन के ऊंचे टावर पर खड़ा होकर पूरे शहर की मीटिंग बुलाता है। टियान लायन सिटी के सभी लोग इकट्ठा हो गए। सबने सुना कि सूजी शांग ने कहा आज बहुत बड़ी गुड न्यूज दी जाएगी। सूजी शांग की शासन क्षमता के कारण शहर काफी शांत और स्थिर था, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी। उसने जोर से घोषणा की, एस लेवल रेडिएशन क्रीचर एडोर और उसके साथ के 3 एस लेवल रेडिएशन क्रीचर्स, जो अंडरग्राउंड सिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा थे, सब मारे जा चुके हैं। ये सब सिटी लॉर्ड की 2 दिन पहले की छलांग और आज की रिकॉर्ड ब्रेकिंग उपलब्धि के कारण संभव हुआ है। ये हमारी संयुक्त मेहनत का परिणाम है। एक साथ 2 चौंकाने वाली खबरें सुनकर अंडरग्राउंड सिटी के सभी लोग चर्चा करने लगे। सूजी शांग एक समझदार व्यक्ति था। वो बिना पूरी योजना के कुछ नहीं करता था। फिर उसने अपने पीछे खड़े लोगों की ओर मुड़कर कहा, उन्हें अब ऊपर लाओ। दूसरे लोग अगर शक्तिशाली कल्टीवेशन मेथड्स पाते तो उन्हें छुपा लेते,
लेकिन लिंजिलो, जो कि कहानी का मुख्य नायक है, वो उन्हें सबके साथ साझा करना चाहता था। ये उसकी महानता थी, लेकिन इसने सू ज़ीशांग को अपनी जेब की चिंता में डाल दिया। कुछ देर पहले जब सू ज़ीशांग शहर की दीवार पर खड़ा था, उसने आदेश दिया था कि एसएस लेवल रेडिएशन क्रीचर एयरडोर की विशाल लाश को ऊपर लाया जाए। उसका सिर अलायंस को भेजा गया, क्योंकि वहीं पर एसएस लेवल एनहांसर को निकाला जा सकता था। जैसे ही एयरडोर की लाश लाई गई, चांसलर के लोग पागल हो गए। उन्हें भले ही एस लेवल और एसएस लेवल के अंतर का ज्ञान नहीं था, लेकिन सिटी लॉर्ड खुद लाश लेकर आया था, तो ये नकली नहीं हो सकती थी। तुरंत किसी ने चिल्लाकर कहा, सिटी लॉर्ड के रहते हमें किसी बात की चिंता नहीं है। सिटी लॉर्ड अमर रहें, सिटी लॉर्ड अमर रहें। कुछ ही क्षणों में नीचे खड़े 10,000 लोग जोरदार तालियों और नारों से गूंज उठे। सू ज़ीशांग ने इस मौके को तुरंत पकड़कर शहर की महानता और ताकत की प्रशंसा वाला भाषण शुरू कर दिया। और वो बता रहा था कि सिटी लॉर्ड कितना समर्पित है। ये सब सू ज़ीशांग ने तारीफों के पुल बांधने के लिए कहा था। और इतनी प्रशंसा करने के बावजूद सू ज़ीशांग ने ये सारा श्रेय खुद नहीं लिया। उसने एयरडोर को मारने का सबसे बड़ा योगदान लिन ज़िलुओ का बताते हुए एस लेवल और एसएस लेवल रेडिएशन क्रीचर्स को मारने की पूरी प्रक्रिया को सबके सामने बताया, जिसमें लिन ज़िलुओ द्वारा कैसियो को अकेले मार देना, लाइट किंग को बुरी तरह घायल कर देना और उसकी अविश्वसनीय तथा अनोखी एलिमेंट कंट्रोल की क्षमता भी शामिल थी। कुछ ही क्षणों में लिन ज़िलुओ की प्रतिष्ठा लोगों के दिलों में बहुत ऊंचाई तक पहुंच गई। यहाँ तक कि दूर दूर के बाहरी लोग जिन्होंने सिर्फ खबर सुनी थी, वे भी प्रभावित हो गए। लेकिन ये सब पहले से ही सू ज़ीशांग और लिन ज़िलुओ द्वारा सोचा समझा हुआ था। जैसे ही लिन ज़िलुओ की वीरता की बातें फैलने लगी, टियांग सिटी में उसके फॉलोअर्स का एक समूह उभरा और उन्होंने जाकर झुआंग फ्यूए वाले फॉलोअर्स तक की पिटाई कर दी। महिलाएं भी चर्चा करने लगी। सुना है नया सिटी लॉर्ड तो उस फ्यूए वाले बूढ़े आदमी से बहुत ज्यादा हैंडसम है, बस पता नहीं कि उसे कैसी लड़कियां पसंद है। सू ज़ीशांग की तरफ से सिटी लॉर्ड मीटिंग समाप्त होने के बाद उसने लिन ज़िलुओ से निजी मुलाकात की। सबसे पहले उसने टियांग सिटी के निर्माण के लिए चुने गए कर्मचारियों की एक सूची लिन ज़िलुओ को सौंपी। छोटे भाई, जरा देखो, तुम्हें ये व्यवस्था कैसी लगती है? लिन ज़िलुओ ने सूची खोलकर देखा कि इसमें शहर के निर्माण और वास्तुकला से जुड़ी हर तरह की प्रतिभाएं थी। वफादारी जैसी भी हो, लिन ज़िलुओ यहाँ ज्यादा समय रुकने वाला नहीं था, लेकिन इन लोगों के साथ वो आसानी से एक नया टियांग सिटी तैयार कर सकता था। क्योंकि सू ज़ीशांग इतना बड़ा तोहफा देकर आया था, तो निश्चित रूप से उसके मन में कोई बात थी। उसके पास लिन ज़िलुओ से कुछ मांगने के लिए था। लिन ज़िलुओ ने सीधा कहा कि वो बात साफ साफ कह दे, क्योंकि वो पहले ही समझ चुका था कि सू ज़ीशांग क्या पूछना चाहता है। ये बात उस विशाल एलिमेंटल फायर गन के बारे में थी जो लिन ज़िलुओ ने ग्रीन किंग से लड़ते समय बुलाया था और जिसने एस लेवल ग्रीन किंग को भयंकर रूप से जला दिया था। छोटे भाई, तुमने वो किया कैसे? क्या तुम अपने इस बड़े भाई को ये बता सकते हो? लिन ज़िलुओ ने कुर्सी खींचकर उसे बैठने का इशारा किया। सू ज़ीशांग की यह अचानक की उदारता साधारण नहीं थी। फिर लिन ज़िलुओ ने सहजता से कहा, बड़े भाई सू, क्या आपने कभी सोचा है कि हथियारों से हमले करने के अलावा हम एलिमेंट से भी हमला कर सकते हैं? हमारी वर्तमान सर्वाइवल स्थिति इस तरह की लड़ाई के लिए बहुत उपयुक्त है, बस कोई इसे सीख नहीं पाया है। सू ज़ीशांग इस नए आक्रमण के तरीके को सुनकर भी शांत रहा, लेकिन लिन ज़िलुओ के पास अपनी पिछली जिंदगी के 10 साल के विनाशकाल अनुभव थे। इसलिए उसने आगे कहानी गढ़ते हुए कहा कि उसे एक मिशन के दौरान एक ऑर्ब मिला था, जिससे उसने ये नई कॉम्बैट मेथड सीखी। सू ज़ीशांग आखिरकार उसकी बात पर विश्वास कर रहा था। तो ये एक पूरी तरह नई कल्टीवेशन सिस्टम है। फिर लिन ज़िलुओ ने और विस्तार से समझाया, ये सिर्फ आग नहीं है। व्यक्ति की शारीरिक संरचना के अनुसार पृथ्वी, आग, हवा, बर्फ, पानी और बिजली, इन सभी एलिमेंट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। जितनी अधिक शारीरिक शर्तें पूरी होंगी, उतने ही अधिक एलिमेंट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। सू ज़ीशांग ध्यान से सुनता रहा। फिर वो चुप हो गया, जैसे गहरी सोच में डूब गया हो। लिन ज़िलुओ घबरा गया, कहीं उससे कुछ ज्यादा ही ना कह दिया हो, कहीं ये गलती तो नहीं होगी। सू ज़ीशांग, ये पुराना लोमड़ी सा आदमी, सांस रोककर लिन ज़िलुओ का हाथ पकड़ते हुए बोला, भाई मैं सीधा कहता हूँ, तुम मुझे ये नई कल्टीवेशन मेथड सिखा सकते हो? लिन ज़िलुओ ने हाथ वापस खींचते हुए थोड़ी मुश्किल और झिझक का अभिनय किया। बिल्कुल, बड़े भाई को सिखाना तो मेरा फर्ज है, बस। वो धीरे धीरे बात खींचने लगा और सू ज़ीशांग बेचैन होकर जल्दी जल्दी उसे बोलने के लिए कहने लगा। लिन ज़िलुओ ने सिर हिलाया। मेरे 2 भाई वांग और दाशा की ताकत अभी बहुत कम है, मैं बहुत चिंतित रहता हूँ। अगर बड़े भाई सू इसमें हमारी कुछ मदद कर सकें। यही मांग करने का सही मौका था। एक हरी रोशनी सू ज़ीशांग के हाथ में चमकी। वो चाहे समझ गया हो कि लिन ज़िलुओ ये मुद्दा घुमा रहा है, फिर भी उसने बिना झिझक के 2 एस क्लास स्ट्रेंथनिंग एजेंट्स निकाल लिए। भाई का भाई, मेरा भाई, ये 2 एस क्लास स्ट्रेंथनिंग एजेंट्स ले जाओ। कैसे मैं अपने भाइयों को परेशान रहने दूं? हर एक भाई के लिए 1 बोतल। वो इतनी ज्यादा सच्चाई और ईमानदारी से बोल रहा था, हमारे भाईचारे के सामने ये कुछ भी नहीं है।
लिन जियो लुओ ने अपने सिर को थोड़ा अजीब से अंदाज में खुजाया। ब्रदर सू, आपको पता नहीं, दाशा तो बहुत भारी और ताकतवर है। एक स्ट्रेंथनिंग एजेंट की बोतल दूसरों की तुलना में उस पर आधा ही असर करती है। सू जियांग लिन जियोलो की बात सुनकर एक पल को हैरान रह गया। उसने सोचा, तुम वाकई बहुत बेशर्म हो। वो 70 साल से ऊपर जी चुका था, लेकिन उसने कभी नहीं सुना था कि स्ट्रेंथनिंग एजेंट की मात्रा किसी के बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बदलनी चाहिए। लेकिन उस एलिमेंटल अटैक मेथड के बारे में सोचकर सू जियांग ने दांत भींचते हुए माना, ब्रदर लिन की बात सही है भाई, भाईचारे के नाते मैं एक बोतल और ले आता हूँ। लेकिन इस बार लिन जियोलुओ लेने का इरादा नहीं रखता था। आप नहीं जानते, ब्रदर सू वोंग आदत से थोड़े खेल प्रेमी हैं, अक्सर आधा पीते हैं और आधा छोड़ देते हैं। सू जियांग इस बार सच में डर गया कि लिन जियाओलुओ कहीं फिर से बोलना शुरू ना कर दे। उसने जल्दी से स्ट्रेंथनिंग एजेंट की बोतलें लिन जियोलुओ की बाहों में ठूस दी। बस अब ज्यादा मत बोलो, ये आखिरी है। असल में मैं इसे जुआंग फ्योयो के लिए बचा कर रख रहा था। बोतलें मिलने के बाद इस बार लिन जियोलुओ ने दो भाइयों की बात नहीं छेड़ी। उसने अपनी तरफ से कहा, ब्रदर सू, मेरी एक आदत है, सुबह उठते ही मुझे इजिप्शियन स्ट्रेंथनिंग एजेंट से कुल्ला करना पसंद है। मैं आपकी ये आदत सह सकता हूँ कि आप एस क्लास स्ट्रेंथनिंग एजेंट का आधा छोड़ देते हैं। मैं ये भी सह सकता हूँ कि आप इजिप्शियन स्ट्रेंथनिंग एजेंट से कुल्ला करते हो। ये सुनते ही उसने सीधे लिन जियोलुओ को 3 और बोतलें पकड़ा दी। इस तरह की ताकत दिखाना तो एक आम सिटी लॉर्ड भी नहीं कर सकता। इसकी कीमत तो अपने आप समझ में आती है। इस बार लिन जियोलुओ ने आखिरकार 9 ब्यूटी बीड्स निकाली और सू जियांग से झूठ बोलते हुए कहा कि ये एक लाइव एट्रीब्यूट ऑब है। टेस्ट करने पर सू जियांग का विंड एलिमेंट आसानी से पता चल गया। लिन जियोलुओ ने गंभीरता से समझाया, ब्रदर सू, बस आप वापस जाकर किन फैमिली में प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, विंड एलिमेंट को बुलाना बहुत आसान हो जाएगा। शायद यही लाओ जेनिंग के एसएस लेवल तक ब्रेक थ्रू का चमत्कार है। आखिरी वाक्य ने सीधा सू जियांग के दिल पर वार किया। वो काफी समय से एस लेवल पीक पर फंसा हुआ था। उसकी 250 माइंड स्ट्रेंथ बस थोड़ी सी थी ब्रेक थ्रू से दूर। तभी लिन जियोलुओ, जो सोच में डूबा हुआ था, फिर बोला, ब्रदर सू, मैं सबकी फिक्र करता हूँ। अगर ज्यादा लोग एलिमेंटल मेथड सीख जाएं तो हम रेडिएशन क्रीचर से डरना बंद कर देंगे। ब्रदर सू, आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है। ऐसे लोगों को मेरे पास भेजो जिन्हें इसकी जरूरत है। और अगला वाक्य सुनते ही सू जियांग खुशी से फूला नहीं समाया। ब्रदर सू, जिन्हें भी आप सुझाओगे मैं उन्हें भी यही गिफ्ट दूंगा, यहाँ तक कि माउथ रिंस वाला स्ट्रेंथनिंग एजेंट भी। ब्रदर लिन वाकई बहुत नीति से बात कर रहा था। सच बताऊं, आसमान फटने वाला है। मैं बहुत सारे सिटी लॉर्ड्स और टाओइस्ट्स को जानता हूँ। सबकी ताकत बढ़ाने के लिए मैं अभी लोगों को ये खुशखबरी भेजता हूँ। ब्रदर सू और ब्रदर लिन ऐसे दिख रहे थे जैसे कई सालों बाद दोस्त मिले हो। सू जियांग के मन में अब लिन जियोलुओ बहुत ही नेकदिल इंसान था। उसे लगा कि कुछ लोगों को लेकर जाएगा तो शायद अपना खर्च भी वसूल कर लेगा। पर उसे क्या पता, ये सब लिन जियोलुओ की पिछले जन्म की सेल स्ट्रैटेजी थी और उसके लिए तो ये बस शुरुआत थी। उस आदमी की ताकत भारी थी, लेकिन स्वभाव बेहद निम्र। क्योंकि अभी अभी सू जियांग से आधिकारिक साझेदारी करने के बाद उसने सबसे पहले ट्यांग सिटी की स्थिति देखने का प्रस्ताव रखा। जहां तक सू जियांग द्वारा दिए गए लोक शक्ति की बात थी, वो उन्हें साथ ले जाने का नहीं सोच रहा था। सू जियांग खुद साथ जाना चाहता था, लेकिन लिन जियोलुओ ने सीधे मना कर दिया। अगर आप जैसे एस क्लास पावर हाउस मेरे साथ रहोगे और कोई मिशन ट्रिगर हो गया तो अच्छे रिवॉर्ड्स कहाँ मिलेंगे। हालांकि ये बात उसने सिर्फ मन ही में रखी। सू जियांग को लगा कि लिन जियोलुओ टियांग सिटी के इलाके से परिचित नहीं, इसलिए उसने एक गाइड का इंतजाम कर दिया। लिन जियोलुओ ने इसे नकारा नहीं। रास्ता दिखाने वाला हो तो बेहतर है। जब सू जियांग अभी भी विदा लेने को तैयार नहीं था, लिन जियोलुओ ने कहा, ब्रदर सू, बस आप आराम से एलिमेंटल पावर सीख लो, आगे मिलना बहुत बार होगा। और 2 घंटे और बातें करने के बाद सू जियांग द्वारा भेजे गए गाइड की अगुवाई में लिन जियोलुओ और उसका दल निकल पड़ा। कुछ समय बाद उनके सामने जमीन के नीचे जाने वाला एक खुदा हुआ एंट्रेंस नजर आया। गाइड ने लिन जियोलुओ को बताया, ये चियांग सू सिटी का एंट्रेंस है, जो टियांग सिटी के सबसे बड़े एंट्रेंसेस में से एक है। फिर वो आगे आगे रास्ता दिखाते हुए अंदर चला गया। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने एक बड़ा दरवाजा खोला, जिसका आकार लगभग वैसा ही था जैसा लिन जियोलुओ ने टानलियान सिटी में देखा था। अंदर सिर्फ एक टेबल थी और उसके पीछे एक आदमी बैठा था। गाइड के पहचान पत्र की जांच होने के बाद लिन जियोलुओ ने भी अपने पहचान पत्र दिखाए। वो आदमी पहचान पत्र हाथ में लेकर देखता है और तुरंत स्तब्ध रह जाता है। ये तो वही मशहूर रिवीलर खुद हैं। मुझे तो इन्हें पर्सनली रिसीव करना चाहिए। पहचान पत्र असली था, फिर भी वो आदमी खुद को रोक नहीं पाया और खड़ा होकर पूछ बैठा, क्या आप वही प्रसिद्ध स्लॉटरर हैं? लिन जियोलुओ ने बिना झिझके जवाब दिया, हाँ। वो घबराहट से कांपने लगता है और जल्दी जल्दी पहचान पत्र वापस कर देता है। वेलकम स्लॉटरर टू टियांग सिटी।
लेकिन पहचान पत्र वापस लेते समय लिन ज्यूलुओ ने ये बात ध्यान से समझी। वो उसे बार बार स्लॉटरर कह रहा था, मतलब ये खबर अभी नहीं फैली थी कि वो अब टियांग सिटी का सिटी लॉर्ड बन चुका है। ये उसके लिए अच्छा था। अगर कोई वैसा ही गिरोह जैसे 5 शीप गैंग फिर सामने आए तो ये स्थिति उसके लिए बिल्कुल सही एंट्री पॉइंट हो सकती थी। कुछ कीड़े मकोड़े जैसे लोग निपटाकर भेजने के बाद वो आदमी माथे का पसीना पोंछ रहा था। गाइड बाहर दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। जैसे ही लिन जियोलुओ बाहर आया उसने दरवाजा खोला। अंदर के दृश्य ने लिन जियोलुओ को हिला दिया। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल अलग है जैसा सूजी ने बताया था। लेकिन लिन जियोलुओ के मास्क की वजह से उसकी कोई भावना बाहर नहीं दिखी। सब लोग राशन की कमी झेल रहे थे। लिन जियोलुओ जो यहाँ नगरपति के विरासत लेने आया था, उसे पता चला कि कोई उससे पहले बाजी मार चुका है। क्योंकि जब लिन जियोलुओ और उसकी टोली टांग सिटी में दाखिल हुई तो जो चौक टानलियन सिटी से भी ज्यादा चहल पहल वाला होना चाहिए था, वो पूरी तरह सुनसान पड़ा था। तभी 2 गश्ती पहरेदारों ने लिन जियोलुओ और गाइड को रोक लिया। ग्रैंड असेंबली शुरू होने वाली है, तुम लोग यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? खुशकिस्मती से गाइड उन पहरेदारों का पुराना जानकार निकला। थोड़ी बातों के बाद लिन जियोलुओ असेंबली की ओर बढ़ा। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए भीड़ तेजी से बढ़ती गई। हर कोई आगे जाने के लिए धक्का दे रहा था, क्योंकि घोषणा हुई थी असेंबली में आने वाले हर व्यक्ति को कम से कम 1 पाउंड खाना मिलेगा। जब लिन जियोलुओ सामने पहुंचा तो सामने बस सिरों की लहर दिखाई दे रही थी, लगभग 1 लाख से भी अधिक लोग। गाइड थोड़ा असहज हुआ, क्योंकि उसे लिन जियोलुओ की असली पहचान पता थी। लिन जियोलुओ ने कामली कहा, दाशा, रास्ता साफ करो। दाशा जो वांग को उठाए हुए था, सीधे 3 से 5 मीटर आगे तक धक्का मारते हुए रास्ता बनाने लगा। लिन जियोलुओ ने गाइड को एक थैली में मेलन सीड्स देते हुए कहा, आराम करो, मेरा भाई अभी आगे का रास्ता फाड़ कर बनाएगा। जल्द ही लिन जियोलुओ की नजर 2 बड़ी ढेरियों पर पड़ी और वो सोचने लगा कि ये लोग इतने अनुशासित क्यों खड़े हैं। सच तुरंत सामने आ गया। सीढ़ियों के नीचे लाशों के ढेर पड़े थे। इसी समय मंच के बीच में एक आदमी आया और ऊंची आवाज में बोला, डिप्यूटी सिटी लॉर्ड रैंक जायंट के लिए सब चुप रहें। हर व्यक्ति ने तुरंत सिर झुका लिया, सिवाय लिन जियोलुओ के। कोई आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए फुसफुसाया, नीचे देखो, जिंदगी प्यारी है या नहीं? उन्होंने कहा था कि खाना मुफ्त मिलेगा, लेकिन असल में दिमाग में और ही खेल चल रहा था। मैं हूँ रैंक जायंट, टियांग सिटी का डिप्यूटी सिटी लॉर्ड। मुझे यकीन है कि आप सब लोग मुझसे पहले से वाकिफ हैं। अब जरा अपनी नजरें ऊपर उठाइए, मैं आपको कुछ पुराने दोस्तों से मिलवाना चाहता हूँ। ये कहते ही भीड़ में तालियों और जय जयकार की आवाज उठ गई। डिप्टी सिटी लॉर्ड रैंक जाइंट ने अपने साथियों का परिचय दिया। एक एक करके सामने खड़े हुए शहर के मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के प्रमुख, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के प्रमुख और सिक्योरिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के प्रमुख, और आखिर में एस क्लास वॉइड्रेकर मर्सनरी ग्रुप के कप्तान 8 फॉर्मेशन। हर कोई चकित रह गया। ये मशहूर शख्सियतें अक्सर सुनी जाती थी, लेकिन जो लोग अंदरूनी शहर में रहते थे वे सब साथ कैसे दिख सकते हैं, और यहाँ तक कि खाना बांटने भी आए हैं? तरह तरह की अटकलें उठी। फिर डेप्यूटी सिटी लॉर्ड रैंक जाइंट उदासी भरे सुर में बोला, मेरे पास बुरी खबर है। हमारे तानलियन सिटी में हमारे जासूसों की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे सिटी लॉर्ड ज्वांग फयुए दुर्भाग्य से एक विदेश मिशन के दौरान युद्ध में मारे गए हैं। भीड़ में तुरंत बेचैनी फैल गई। एक एस क्लास एक्सपर्ट के बिना वे आसानी से दूसरे अंडरग्राउंड शहरों द्वारा निगल लिए जा सकते थे या अगली रेडिएशन क्रीचर की आक्रमण में नष्ट हो सकते थे। ठीक है, सब चुप करो। हमने तांग सिटी की रक्षा का तरीका ढूंढ लिया है। हमने अपना सिटी लॉर्ड खो दिया है और मैं तांग सिटी की शांति नहीं खोना चाहता। अब से जो भी सिटी लॉर्ड की मौत पर चर्चा करेगा उसे नीचे वालों जैसा ही माना जाएगा। वाक्य ने जल्दी असर दिखाया। डेप्यूटी सिटी लॉर्ड ने संतोषजनक मुस्कान दी और फिर पास वाले एस क्लास मर्सिनरी ग्रुप के कप्तान का परिचय दोबारा कराया। मिस्टर बांग ने आज सुबह सौभाग्य से मिड लेवल एस क्लास तक ब्रेक थ्रू किया है और मेरे साथ मिलकर एक लो लेवल एस क्लास एनहांसर के रूप में अब त्यांग सिटी के पास 2 एस क्लास एनहांसर हैं जो हमारी रक्षा करेंगे। इस कथन ने भीड़ को शांत कर दिया और जोरदार तालियां बज उठी। फिर टोन अचानक बदल गया। असल में आज सबको इकट्ठा करने का मकसद पूर्व सिटी लॉर्ड की तारीफ करना नहीं था, बल्कि अब तक के उसके कुकर्मों का पर्दाफाश करना था। सिटी लॉर्ड ने अंडरग्राउंड शहर की शांति के लिए रेडिएशन ज़ॉम्बीज के घेराबंदी और दमन में हिस्सा लिया, पर अब डेप्यूटी सिटी लॉर्ड ने बड़े पैमाने पर राशन निकालते हुए उसी पूर्व सिटी लॉर्ड की कथित गलतियों का खुलासा करना शुरू कर दिया, ताकि आने वाले सिटी लॉर्ड के चुनाव के लिए जमीन तैयार की जा सके। गलत बात यह थी कि रैंक जाइंट ने पूर्व सिटी लॉर्ड के अपराध गिनाए और यहाँ तक कि उसके समाधि स्थल को भी तुड़वा दिया, सजा के तौर पर दिखाने के लिए। खैर, आदमी तो मर चुका था, इसलिए वे जो मन चाहे बना दे। भीड़ ने समर्थन जताया। एक पल में पूर्व सिटी लॉर्ड को सड़क पार करती चूहे की तरह दिखाया जाने लगा। लिन जिलाओ चकित रह गया, पर उसे हिम्मत भी थी कि किसी ने सिटीज लॉर्ड की समाधि तक तोड़ दी। ये सुनकर लिन जिलाओ जान गया कि इस व्यक्ति का काम तमाम हो गया है।
पहले के उस उर्गू घेराबंदी में जिसने पूर्व सिटी लॉर्ड जुआंग फयुए का योगदान माना गया था और जिसे अलायंस के अनुसार ही हीरो का दर्जा मिलना चाहिए था। अब रैंक जायंट की हरकतें अलायंस पर खुली ताने मार रही थी, पर वह इससे अनभिज्ञ था और अपने झूठे खुलासे पर खुश था कि उसने टैंक सिटी और हमारे नागरिकों की रक्षा की वजह बताई। हम अब असेंबली के माध्यम से नया सिटी लॉर्ड चुनेंगे, अलायंस का इंतजार नहीं करेंगे। जो हमारे भीतर से चुना जाएगा वही तांग सिटी के भविष्य के विकास के लिए बेहतर होगा। रैंक जायंट ने उत्साह से बात खत्म की। असल में वह लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहा था। अगर मौका ना भी मिला होता तो भी वह किसी न किसी तरह पुराने सिटी लॉर्ड को हटाने का रास्ता खोज लेता। हालांकि शुरुआत में कुछ ऊंचे अधिकारी नहीं समझ पा रहे थे कि रैंक जायंट ने यह असेंबली किस मकसद से बुलाई है, लेकिन उसके बोल खत्म होते ही सब उसके सुर में सुर मिलाने लगे। मुझे लगता है रैंक जायंट ही सबसे योग्य उम्मीदवार है। क्या तांग सिटी में सिटी लॉर्ड रैंक जायंट से ज्यादा ताकतवर कोई है? और इस तरह तांग सिटी की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 में से 4 लोग आगे बढ़े और दोनों हाथ जोड़कर बोले, प्रिय सिटी लॉर्ड रैंक जायंट, शहर का लॉर्ड का पद स्वीकार करें। हालांकि एक सिटी लॉर्ड को टॉप टियर एस क्लास की ताकत चाहिए, लेकिन इस नाजुक समय में स्थितियां अलग थी। फिर भी रैंक जायंट ने दिखावे का विनम्र रूप धारण किया। हाथ हिलाते हुए बोला, मैं इतने सालों तक बिना हिचक डेप्यूटी सिटी लॉर्ड बना रहा, अब किस मुंह से सिटी लॉर्ड बनूं? नहीं, मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तभी मटेरियल मैनेजमेंट के प्रमुख ने बोलना शुरू किया, यहाँ रैंक जायंट से ज्यादा योग्य कोई नहीं है। इस वक्त फाइनेंस और सिक्योरिटी मैनेजमेंट विभागों के प्रमुखों ने भी एक एक करके उसका समर्थन कर दिया। काफी चर्चा के बाद यह फैसला किया गया कि अंतिम चुनाव में नागरिकों को भी बोलने का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन फाइनेंस मैनेजर ने सबसे पहले मतदान शुरू कर दिया। अब आप सब खुलकर बोल सकते हैं, मेरा वोट डेप्यूटी सिटी लॉर्ड रो को। आपका क्या है? तुरंत किसी ने कहा, मुझे लगता है सिटी लॉर्ड रैंक जायंट सही हैं। बाकी अंडरग्राउंड शहरों में भी जब सिटी लॉर्ड मरते हैं तो डेप्यूटी ही उनका स्थान लेता है। सही कहा, हम सब समर्थन करते हैं। हम सिटी लॉर्ड रैंक जायंट को नया सिटी लॉर्ड बनने का समर्थन करते हैं। रैंक जायंट का ये कदम बहुत ही सधे हुए अनुभव का संकेत था। सब कुछ पहले से सोच समझकर बिछाया हुआ जाल था, और जो लोग विरोध कर सकते थे या जुआंग फयुए पक्ष के लोग थे, उन्हें तो पहले ही चुप करा दिया गया था। अब रैंक जायंट मुस्कुराया, बिना कोई बनावट के। आप सबके भरोसे के लिए धन्यवाद। तो ठीक है, मैं साहस के साथ सिटी लॉर्ड का पद स्वीकार करता हूँ। और फिर उसने नीचे खड़े लोगों की ओर देखा जो अब उसे सिटी लॉर्ड कहकर पुकार रहे थे। बढ़िया, इनकी नजर अच्छी है। इन्हें बाद में 2 किलो अतिरिक्त राशन दिया जाएगा। जैसे ही वे आगे की कार्रवाई शुरू करने वाला था, अचानक भीड़ के बीच से एक आवाज आई। 3 शब्द, बहुत साफ, बहुत सादी, लेकिन आसमान चीर देने वाली। मैं विरोध करता हूं। इन 3 शब्दों ने 1 लाख लोगों के भीड़ को एक ही पल में खामोश कर दिया। और उसी समय 2 टास्क ट्रिगर हो गए। लिन जिलाओ, जो कि पहले ही मंच पर चढ़ चुका था, चुपचाप मुस्कुराया। देखो तो जरा मैं कितना चालाक छोटा शैतान हूं। सिटी ऑफ अ सिटी, टास्क ट्रिगर्ड। क्या आप स्वीकार करते हैं? सफलतापूर्वक सिटी लॉर्ड बनने पर 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्लस 2000 गोल्ड कॉइन्स और साथ ही एक्सक्लूसिव सिटी लॉर्ड चेन टास्क प्राप्त होंगे। लिन जिलाओ ने हाथ थपथपाकर तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। अगले ही सेकंड गोल्डन फिंगर टास्क भी ट्रिगर हो गया। ये टास्क मेरा है, कोई नहीं छीन सकता। मिशन, रैंक जायंट और अन्य भ्रष्ट लोगों को समाप्त करो और सिटी लॉर्ड बनो। रिवॉर्ड, एक सामान्य गोल्डन फिंगर और एक गोल्ड लेवल इक्विपमेंट। ये तो ऐसे हुआ जैसे बछड़ा रॉकेट पर चढ़ गया हो, सीधा आसमान फाड़ कर निकल गया हो। अब रैंक जायंट फटने ही वाला था। उसने उंगली दिखाते हुए दहाड़ा, क्या तुम थे जिसने विरोध किया? मैं दोबारा पूछ रहा हूं। लिन जिलाओ बिल्कुल शांत। हाँ, क्या दिक्कत है? ये मत सोचना कि तुम्हारे पास एस क्लास मर्सिनरी ग्रुप का बैज है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। कई नागरिकों की नजर में एस क्लास शायद पहुंच से बाहर हो, लेकिन ज्यादा मत उड़ो, ये एक शहर है। तभी रैंक जायंट ने दांत भींचकर चिल्लाया, गार्ड्स कहाँ हैं? इस मुसीबत को यहीं पे खत्म कर दो। उसके आदेश के साथ ही हथियारों से लैस कई इन्हेंसर्स अचानक मैदान में दिखाई दे गए। भीड़ भरे चौक में एक बड़ा इलाका अपने आप खाली हो गया। इसी समय लिंजलुओ की हथेली में बैंगनी बिजली का एक गोला उभर आया। उसके अंदर की बिजली की ताकत बेहद खतरनाक और उग्र थी। जैसे ही गार्ड्स उसकी ओर बढ़े, लिंजलुओ ने वो बिजली का गोला सीधे उनकी तरफ फेंक दिया। वहां मौजूद कई लोग उस ऊर्जा के कारण पीछे हटने का मन करने लगे। रैंक जायंट गरजा, जो पीछे हटेगा मैं उसे खुद मार दूंगा, सब अटैक करो। फिर लिंजलुओ ने अपना हाथ पलटा और वो बिजली तेजी से फैलकर एक लाइटनिंग व्हिप यानी बिजली की चाबुक में बदल गई।
थंडर एट्रीब्यूट की खासियत है बेहद ज्यादा आउटपुट। जैसे ही वो चाबुक उन गार्ड से टकराई, बिजली एक निकास रास्ता पाकर पागलों की तरह फट पड़ी। एक एक कर वो तगड़े आदमी भी झटके से झुलसकर काले पड़ गए। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल में ठंड दौड़ गई। भीड़ में हलचल होने लगी और लोग दूर हटने लगे। उन्हें डर था कि ये हिंसक ऊर्जा कहीं उन्हें भी ना चपेट में ले ले। लिंजलो ने सहजता से बिजली को वापस समेट लिया। सच कहें तो इन सी क्लास इन्हांसर्स पर यह बिजली जरा भी खर्च नहीं हुई थी। कहते हैं असली उस्ताद की कला एक पल में दिख जाती है, और ये वही पल था। रैंक जाइंट ने साफ देख लिया कि उसके सामने एक एस क्लास स्तर की लड़ाई क्षमता वाला व्यक्ति खड़ा है। उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा खतरनाक इंसान आखिर कब नाराज कर दिया। जब वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे, उसी समय लिंजलो के शरीर के चारों ओर फिर से बिजली लिपट गई। वो पैर पटककर उसकी ओर झपटा। रैंक जाइंट का चेहरा सफेद पड़ गया। आज उसके शहर का सिटी लॉर्ड बनने का बड़ा दिन था, और यहाँ उसकी राह में खड़ा था बिजली को काबू करने वाला आदमी। घबराकर रैंक जाइंट बोला, भाई एक बॉटल अक्यूमुलेटेड स्ट्रेंथनिंग पोशन मैं दे देता हूँ, मुझे बस इस बार इज्जत दे दो। जैसे ही मैं सिटी लॉर्ड बनूंगा तो मैं और भी स्ट्रेंथनिंग पोशंस दूंगा, मान जाओ। लिंजलो ने हल्की सी ना समझ आने वाली मुस्कान दी। किसे बेवकूफ बना रहा था वो? क्या वो उसे खरीद कर हटाना चाहता था? सोच विचार के बिना लिंजलो ने बिजली से भरे वार के साथ प्रहार किया। रैंक जाइंट ने जल्दी से अपनी तलवार से वार रोका, लेकिन हर बार टकराने पे उसकी तलवार पीछे फेंकी जाती और वो खुद खिसकते खिसकते गिर पड़ा। उसकी पुरानी बी क्लास तलवार एक ही बार में टूट गई। अब वो समझ गया, लिंजलो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एस क्लास को रोकना इतना आसान नहीं है। इसलिए उसने तुरंत अपने बगल में खड़ी 8 फॉर्मेशंस नाम के एस क्लास मर्सनरी ग्रुप की ओर देखा। उस समूह का नेता मिड एस क्लास लड़ाई क्षमता रखता था, लेकिन इस उम्र तक पहुंचने वाले सब चालाक बूढ़े लोमड़ी जैसे बन चुके थे। 8 फॉर्मेशंस के लोग बस लिंजलो की आभा देखने भर से समझ गए और तुरंत मना कर दिया। सॉरी डेप्यूटी सिटी लॉर्ड रॉन्ग, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। रैंक जाइंट ने 2 उंगलियां उठाकर संकेत किया। वो दाम डबल देने को तैयार था। वो चाहता था कि 8 फॉर्मेशंस उसकी मदद करे। कहावत है, इंसान दौलत के लिए जान देता है और पक्षी दाने के लिए। बस इतना सुनते ही 8 फॉर्मेशंस ने खुद ही भाव 3 गुना बढ़ा दिए और उसी समय लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब बात यहाँ तक आ गई थी, रैंक जाइंट के पास मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। वो गरजा, ठीक है 3 गुना तो 3 गुना, अभी हमला करो। पर उसके शब्द पूरे होते उससे पहले ही लिंजलो की बिजली उस पर गिर चुकी थी। बाजिन हवा में उछलकर रैंक जाइंट को पकड़ लेता है और सुरक्षित उतार देता है। उसके दिल में एक अजीब गर्व की भावना भर गई। वो बोला, भाई अब रैंक जाइंट भाई मेरी पोंग मर्सनरी ग्रुप की सुरक्षा में है। मुझे नहीं पता तुम किस मर्सनरी ग्रुप से हो, लेकिन मुझे थोड़ी इज्जत दे दो, बस ये यहीं खत्म कर दो। लिंजलो ने अपनी 9 लीफ नाइफ को उल्टा पकड़ा, चेहरा बिल्कुल शांत। तुझे इज्जत दूं? तेरी औकात नहीं। फिर उसने फिर से बिजली के वार के साथ कट लगा दिया। बिजली जैसे ही आई, बाजिन में लंबी लोहे की छड़ी निकालकर शक्ति रोकी, और बस छूकर ही उसे समझ में आ गया कि सामने वाले की कच्ची ताकत भी उसकी अपनी ताकत से किसी भी तरह कम नहीं है। अभी वो रैंक जाइंट को संभाले हुए था, लेकिन लिंजलो की ताकत उसकी उम्मीद से कहीं ऊपर थी। घबराकर उसने रैंक जाइंट को एक तरफ फेंक दिया और दोनों हाथों से रक्षा की। चक्कर में पड़ गया हूं। जब उसे यकीन हो गया कि वो अकेला लिंजलो का मुकाबला नहीं कर सकता, उसने जोर से चिल्लाकर अपने साथियों को बुलाया। आज जो भी इस लड़ाई में हिस्सा लेगा उसे 50 मर्सनरी पॉइंट्स मिलेंगे, और जो इन 3 में से किसी को भी नुकसान पहुंचाएगा उसे डबल रिवॉर्ड मिलेगा। बड़े इनाम की खुशबू हमेशा बहादुरों को खींच लाती है। फिर झुंड पूरी ताकत से टूट पड़ा। नीचे खड़े थे दाशा, यानी 3 मीटर का बड़ा मूर्ख जैसा आदमी, और वैंग, जिसका ध्यान हमेशा सिर्फ खाने पर रहता है। इन दोनों को देखकर मर्सनरीज को लगा ये आसान होंगे। उन सब ने मिलकर दाशा को घेर लिया, पर लिंजलो की आवाज आई बिल्कुल शांत, जिसे भी गिराओगे हर एक के लिए एक एक्स्ट्रा चिकन लेग मिलेगा, पूरा जोर लगा दो। दाशा और वैंग की आंखें चमक उठी, मुंह से लार टपकने वाली थी। दाशा 81 हथौड़े और वैंग 41 मुक्के, दोनों ने दहाड़कर हमला किया। लिंजलो की 9 लीफ नाइफ एक बार फिर चली और बाजिन हवा में दूर जा गिरा। जब बाजिन सांस संभाल रहा था, लिंजलो ने अपनी इनर आई सक्रिय की और सामने खड़े सब लोगों की शक्ति देख ली। वो मन ही मन बोला, सच कहा था ब्रदर सू ने, ये टैंक शहर टैन शहर से कहीं मजबूत है। ये लोग एकजुट हैं, चाहे सामने टॉप एस क्लास क्यों ना हो, ये मुकाबला करने की हिम्मत रखते हैं। थोड़ा ठीक होने के बाद रैंक जाइंट ने फिर से अकड़ दिखाई। वो उठकर घमंड से चीठा, तुम यहाँ से बच नहीं सकते, अभी टैंक शहर छोड़ दो तो मैं आज की बात भूल जाऊंगा। ये कहकर उसने एक नई लंबी तलवार बुला ली और खुद हमला करने की तैयारी की। लिंजलो की नजर पल भर में सब पर घूमी, फिर उसकी 9 लीफ नाइफ में फायर मार्क और थंडर मार्क दोनों एक साथ जाग उठे। वो भीड़ से नहीं डरता था, और फैसले की बात हो तो उससे तेज कोई न था। एक पलक में 2 एस क्लास पावर हाउसेस के पीछे हटने का रास्ता लिंजियो ने बंद कर दिया और वो उनके बीच से आसानी से निकल गया। पीछे से आते हुए जब किसी ने डेप्यूटी सिटी लॉर्ड को खतरे में देखा तो एक एनहेंसर तुरंत दौड़ा। लिंजियो ने केवल कहा,
तुमने खुद को ज्यादा आंक लिया और उस आदमी की सजी धजी पोशाक और मोटी आर्मर एक ही बार में जमकर चीर दी गई। कुछ स्किल एट्रीब्यूट के असर से दुगुना दर्द उसे चीखने तक न छोड़ सका। फिर लिंजियो लुओ पीछे हट गया और अपनी 9 लीफ नाइफ से उसे धक्का दे गया। उस आदमी की आंखों में सिर्फ कड़वाहट बची रही। वो सच में एक टॉप टियर एनहांसर था, शानदार इक्विपमेंट और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज वाले, पर उसने कभी उन्हें इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं पाया। पर इस हताहत से जो लोग अब तक लिंजियो लुओ की ताकत को सिर्फ अंदाजा लगा रहे थे, उन्होंने अब असल में समझ लिया। रैंग जायंट ने ब्लेड को देखा जो खून से टपक रहा था। एक ठंडी आवाज निकली, अब तेरी बारी है। जब कभी अहम और ऊंचा माना जाने वाला रैंक जायंट सिटी लॉर्ड अचानक अपनी गर्दन पर चाकू देखकर हिल गया तो उसके पास बस भागने के सिवा कोई राह न बची। लिंजियो लुओ ने दाशा की ओर देखा, अंगूठा उठाकर कहा, उस ढीली मछली को गिरा दो। दाशा के दिमाग में सिर्फ चिकन लेग्स ही थे। गिनती कर रहा था कि उसे पहले से ही 5 चिकन लेग्स मिल चुके होंगे। रैंक जायंट ने बाजिन को पार करते हुए कहा, अगर हम भागते रहे तो हमें एक एक करके पकड़ा जाएगा, अगर जीना है तो हमें मिलकर लड़ना होगा। बाजिन ने समझ लिया जब उसने कदम उठा लिया था तो अब लौटना मुमकिन नहीं था। वो आगे बढ़कर टियांग सिटी के कुछ ताकतवर लड़ाकों को बुला सकता था। आगे बढ़ते लोगों को देखकर लिंजियो लुओ को घबराहट न हुई, उल्टा वो इस पल का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी लंबे समय से न इस्तेमाल किए गए एक्सप्लोजिव डबल स्लैश छोड़ दी। ज्वाला की तेज गर्मी हवा के साथ उठी। जो लोग आगे बढ़े उन्हें सिर्फ चेहरे पर जलन सी महसूस हुई और फिर एक गड़गड़ाहट जैसी धमाका हुई। आगे खड़ा बाजिन अजीब से डर का एहसास लेने लगा। क्या उसकी स्थिति थोड़ी मुश्किल हो गई थी? हमला आता देखकर उसने अपनी ताकत का फायदा उठाकर बाएं हाथ से वार को सहा, पर उसके साथी उतने भाग्यशाली नहीं थे। एक्सप्लोजिव डबल स्लैश का डबल डैमेज असर बताने की जरूरत नहीं। बाजिन ने बेबस होकर देखा कि जिन भाइयों ने सालों साथ लड़ाई लड़ी थी वे एक एक करके मर रहे थे। तेज चीखें चौक में गूंजी, भाइयों मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, सब मेरी गलती है, मैं लालच में अंधा हो गया। 3 एनहांसर्स का नुकसान रैंक जायंट के खरीदे गए सामानों से कहीं ज्यादा था, और ये जो मजबूत फाइटर्स गए वे पाकोंग मर्सनरी ग्रुप की रीढ़ थे। अब वे किसी भी एस क्लास मर्सनरी ग्रुप के स्तर पर नहीं रहे। बाजिन ने लिंजियो लुओ को घूर कर देखा, मुझे कोई परवाह नहीं कि तू किसके लिए काम करता है, पर आज तू मेरे भाइयों की जानों का हिसाब भरेगा। लिंजियो लुओ ने समझा कि ये लड़ाई अनिवार्य थी, पर क्या ये वैसा नहीं हो रहा था जैसा उसने सोचा था? उसने जल्दी से अपनी मैजिक ब्रेसलेट से माना खींचकर मानसिक रिकवरी तेज की। फिर उसके पीछे आधा पारदर्शी सुनहरे पंख फैलने लगे। बहुत बोलने से कोई हीरो नहीं बनता और अब वक्त है काम करने का। जैसे जैसे लिंजियो लुओ ऊपर उठता गया, नीचे खड़े लोग ऐसा दृश्य पहली बार देख रहे थे। अब तक तो सिर्फ रेडिएशन क्रीचर्स ही पंख उगा पाते थे, पर लिंजियो लुओ साफ तौर पर उनमें से नहीं था, इसलिए आम लोगों की नजर में यह दृश्य किसी देवता से कम नहीं था। फिर लिंजियो लुओ ने अपनी 9 लीफ नाइफ को बदलकर 9 धनुष बना दिए। तुरंत तीर चढ़ाकर लक्ष्य साध लिया। जैसे ही लौ ज्वालाओं वाले तीर गिरने लगे जिनसे तपता हुआ लपट का ताप निकल रहा था, रैंक जायंट का दिल डर से जकड़ गया। ये लड़ाई कैसे की जा सकती है? ये तो सिर्फ वार ही झेलना बचा है। फ्लेम एरोज का असर 100% स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट डैमेज, 40% स्पिरिट एट्रीब्यूट डैमेज, हिट होते ही 60% स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट का फ्लेम एक्सप्लोजन डैमेज। उसके बाद 5 सेकंड तक आग लगातार जलती रहती है, और अगर 5 सेकंड के बाद भी आग नहीं बुझी तो? जब उसने देखा कि तीनों तीरंदाज सिर्फ उसी पर निशाना साध रहे हैं, उसकी आंखों में डर भर गया। तीर लगा, न एक बूंद खून न दर्द की फुर्सत, बस जलन। और फिर उसने पीछे नजर घुमाई और अगले ही पल बाजन, जो एक अल्टीमेट एस क्लास एनहांसर था, धूल की तरह बिखर गया। हड्डियां चारों ओर टूटकर बिखर गईं। जो बात रैंक जायंट को थोड़ी राहत दे गई वो सिर्फ दूरी थी। एक भी खून की बूंद उसकी तरफ नहीं उछली, पर यही बात उसे और भी डरा गई, क्योंकि उसके ठीक पीछे लिंजियो लुओ फिर प्रकट हुआ, बिल्कुल जैसे बिल्ली चूहे को खेल खेल कर मारती है। उसे लगा एक ही दिन में सर्दी गर्मी बरसात सब आ गए हों। इस पल लिंजियो लुओ उसे देवता भी लग रहा था और प्रेत भी। उसके पैर साथ छोड़ चुके थे। अभी कुछ समय पहले जो डेप्यूटी सिटी लॉर्ड इतना घमंडी खड़ा था, वो अब घुटनों के बल गिरकर लिंजियो लुओ के टांगों को पकड़कर रोने लगा। बख्श दो, मुझे जिंदा रहने दो, मैं शहर चलाना जानता हूँ, मेरे पास खजाने हैं, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा, बस मुझे मारना मत। लिंजियो लुओ की 9 सेपरेटेड ब्लेड्स हल्के से हवा में चमकी। क्या ये सब बातें बेकार की नहीं थी? एक तेज स्विश की आवाज आई और सब खत्म। इसके बाद लिंजियो लुओ जरा भी नहीं रुका। उसने किसी को भी मंच के किनारे तक आने से मना कर दिया। हवा और कानों में गूंजती आवाजों के अलावा पूरा मैदान बिल्कुल शांत हो गया। लिंजियो लुओ ने टियांग सिटी के शहर प्रमुख का प्रतीक बैज उठाया, उसे सिर के ऊपर ऊंचा कर हाथ से कहा, ये बैज जो मुझे पहले एल्डर ने जबरदस्ती दिया था, अब मैं इसे स्वयं ले रहा हूँ। आज से मैं टियांग सिटी का नया सिटी लॉर्ड हूँ। अगर किसी को आपत्ति है अभी बोलो, जो मजबूत है सामने आ जाओ। जो आदमी 2 एस क्लास मास्टर्स को मार चुका हो और जिनके साथी एक ही बार में तलवारबाजों को खत्म कर दें, ऐसे आदमी का विरोध करना मौत मांगना है। उसके बोलते ही पूरा मैदान शांत। लिंजियो लुओ इस नतीजे से बहुत संतुष्ट था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना स्वाभाविक रूप से सिटी लॉर्ड की आभा ले लेगा। ये था असली नेता, न कि रैंक जायंट जो भाषण और समारोहों में ही शहर चलाता था। लिंजियो लुओ ने हाथ उठाकर घोषणा की, चूंकि किसी को आपत्ति नहीं, आज से मैं कसाई ली हाओबो टियांग सिटी के सिटी लॉर्ड्स हैं।
टिंग! बधाई हो होस्ट, आपने रैंक जायंट और अन्यों को हराकर सिटी लॉर्ड चुनाव जीत लिया है। आपको इनाम मिला है एक ऑर्डिनरी गोल्डन फिंगर और एक गोल्ड लेवल इक्विपमेंट। ड्रॉ इंटरफेस खुला लेकिन लिंजी उलियो ने इसे बंद कर दिया। ज़ूकू गाइड समझदार था, वो एक नया सिटी लॉर्ड बैज लेकर आया और सबकी नजरों देखते हुए खुद अपने हाथ से लिंजी उलियो को पहना दिया। इसके बाद लिंजी लुओ ने ज़ूकू से कहा कि वो वापस जाकर सूजी शांग द्वारा भेजी गई प्रतिभाओं को यहाँ लाए, और खुद लिंजी लुओ ने घोस्ट चाइल्ड और दा शा को बुलाया ताकि वे तीनों तियांगचिंग शहर में अपने नए घर की ओर निकल सकें। दा शा बेहद आराम से खुशी में लिंजी लुओ के पास खड़े होकर अपने चिकन लेग्स गिन रहा था। उसे उसका पूरा इनाम मिल चुका था। फिर वो घोस्ट चाइल्ड और लिंजी लुओ टैंग सिटी में ऐसे घूमने लगे जैसे अब ये शहर उनका निजी साम्राज्य हो। और सच कहें तो सबने झुककर रास्ता दिया, क्योंकि हर कोई लिंजी लुओ के सीने पर चमकता सिटी लॉर्ड बैज देख चुका था। लेकिन लिंजी लुओ के मन में एक ही बात मुख्य थी, जुआंग फेयुए द्वारा छोड़ी गई विरासत। जब वो अपने नए घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसने हल्की मुस्कान दी। बहुत आलीशान, ये जगह तो सैकड़ों लोगों के रहने लायक थी। कहा जाता है कि जुआंग फेयुए संगीत आदि में बहुत रुचि रखता था। कौन जानता था कि अंदर क्या क्या आश्चर्य छिपे होंगे। शहर की ये विरासत अब पूरी तरह से लिंजी लुओ के हाथों में थी। सिर्फ यही नहीं, उसे तो इस सिटी लॉर्ड के 99 सुंदरी साथियों का भी ध्यान रखना था। लेकिन लिंजी लुओ को संगीत और मनोरंजन में कोई दक्षता नहीं थी, इसलिए वो पहले उन लोगों से मिलने गया जो अभी भी जुआंग फेयुए के प्रति वफादार थे। उन्होंने जैसे ही सुना कि लिंजी लुओ आया है, वे बहुत आभारी हुए, क्योंकि लिंजी लुओ न सिर्फ पुरानी सिटी लॉर्ड की इज्जत बचा गया, बल्कि उन्हें साफ करने वाले हमलों से भी बचा लिया। लिंजी लुओ ने उन्हें कहा कि वे पहले की तरह ही सिटी लॉर्ड मैंशन को चलाते रहे। इसके बाद ज़ूकू ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली और वो त्यांग सिटी में बाकी प्रतिभाओं को लेने की तैयारी करने लगा। लिंजी लुओ ने आदेश दिया कि उसे सिटी लॉर्ड मैंशन में एक ऊंचा, शांत, बिना किसी व्यवधान वाला कमरा तैयार किया जाए, क्योंकि वो सिक्लूजन में जाने वाला था। घोस्ट चाइल्ड और दाशा को बस खाना दे दिया जाए और बाहर ही रहने दे। दोनों नौकर हैरान थे। सिक्लूजन क्या होता है? उन्होंने ऐसा शब्द पहले कभी नहीं सुना था। सिटी लॉर्ड मैंशन के सबसे ऊपरी तल पर लिंजी लुओ के लिए एक शानदार, आरामदायक कमरा तैयार हुआ। ये जगह पूरे मौशी में सबसे शांत और राहत देने वाली जगह थी, जहां वो मन हल्का कर सकता था। वो लेट गया और अब समय था रिवॉर्ड्स खोलने का। सबसे अच्छा आराम का तरीका। ऑर्डिनरी गोल्डन फिंगर ने सुपर सरप्राइज का प्रभाव दिया और पिछले सरप्राइज से मिलकर वो लेवल 2 सुपर सरप्राइज बन गया। अब हर 2 दिन में वो रियलिटी, एनिमे, गेम्स, फैंटेसी की दुनिया से आइटम्स निकाल सकता था। चलो एक बार आजमा ही लेते हैं। हथेली में अचानक एक वस्तु प्रकट हुई। देखते ही लिंजी लुओ एकदम स्तब्ध रह गया। बधाई हो होस्ट, आपने प्राप्त किया एक यूनबे ब्लैक मेडिसिन बैंडेड। सरल शब्दों में एक बिल्कुल साधारण पट्टी। लिंजी लुओ ने खुद को समझाया, कोई बात नहीं, 2 दिन बाद फिर ड्रॉ कर लेंगे, किस्मत इतनी देर तक बुरी नहीं रहेगी। फिर डिंग, एक हल्की सी सितारा चमक। इस बार उसे पता था ये कुछ सही निकला है। एलिमेंट सीरीज सूट पार्ट, एलिमेंट पार्ट प्राप्त हुआ। एकल उपकरण प्रभाव, मेंटल पावर 5, मेंटल रिकवरी 20%, एलिमेंटल एबिलिटीज की इफेक्टिवनेस 20%। इस बार लिंजी लुओ मुस्कुराया, एक चालाक संतुष्ट मुस्कान। ये तो सच में ऊपर से भेजा गया वरदान है। पिछली जिंदगी में प्रलय के 10वें साल में जाकर उसे एलिमेंट 0 रिंग मिला था, और अब ये तो पहले साल में ही मिल गया। भाग्य इस बार उसके साथ था। फिर लिंजी लुओ ने एलिमेंट 0 रिंग को इक्विपमेंट स्लॉट में ड्रैग करके गियाज ब्लड सकिंग रिल्म की जगह पर पहन लिया। उसने उस नीले रिंग को ध्यान से देखा। असल में इससे पहले जब उसने कुछ ज़ॉम्बीज को मारा था, तब भी उसे एक रिंग मिली थी, लेकिन उसका नाम था एलिमेंटल स्वॉर्ड। बस एक अक्षर का फर्क, पर ताकत में पूरा संसार का अंतर। एपोकलिप्स गेम में सूट इक्विपमेंट हमेशा अलग अलग पहनने वाले सामान्य सामान से कमजोर होते हैं, पर जब एक पूरा सेट सक्रिय हो जाता है तो उसकी शक्ति सीधे गुणा में बढ़ती है। यही कठिनाई थी, और लिंजी लुओ ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक दिन सिर्फ तलवार और ताकत से लड़ने वाले योद्धा से एक ऐसा मेज बन जाएगी जिसके पास अनंत फायर पावर हो। एलिमेंटल क्रिटिकलिटी प्राप्त करने के बाद उसने सोचना शुरू किया कि क्या वो एलिमेंट पार्ट्स का उपयोग करके फ्लेम ओथ जैसी संरचना बना सकती है और उसी तरीके से लाइटनिंग मार्क भी गढ़ सकती है। 10 दिन और 10 रात लगातार बिना सोए हुए उसकी मेहनत के बाद आखिरकार लाइटनिंग मार्क बन गया। और सिर्फ यही नहीं, उसने पानी और अन्य तत्वों के चिन्ह भी समझ लिए। याजी खिलाड़ी ने किंगडल विशेषताओं के माध्यम से एलिमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन को समझ लिया। एलिमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है? ये उन तत्वों को एक दूसरे में बदलने की अनुमति देता है जिन्हें आपने पूरी तरह से सीख लिया है।
यानी सभी एलिमेंटल स्किल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आगे एक बड़ा खुलासा, किंगडल इनहेरिटेंस एपोकलिप्स गेम समाप्त होने के बाद भी खत्म नहीं होती, यानी ये शक्ति स्थायी है। पहले जो फायरबॉल, फ्लेम ओथ और वाटर वेव जैसे कौशल थे, अब वो बदल गए और मजबूत हो गए थे। उदाहरण के लिए, पहले फायरबॉल सिर्फ आग का गोला था, अब वो बन सकता है आइस बॉल, थंडर बॉल, वाटर बॉल, कोई भी एलिमेंट बॉल। और इतना ही नहीं, अब वो 2 अलग-अलग तत्वों के गोले एक साथ बना सकती है। मतलब एक स्किल, 2 एलिमेंट्स, अलग-अलग कूलडाउन और मिलाकर डैमेज दोनों के जोड़ से भी ज्यादा। अब बात आती है उसकी पैसिव स्किल की। एलिमेंटल पैसिव, समनिंग वॉर्टेक्स। अलग-अलग तत्वों के वॉर्टेक्स एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वाटर प्लस फायर एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। थंडर प्लस वाटर, थंडर की शक्ति और बढ़ जाएगी। ये सब पढ़कर लिंजी लुओ के चेहरे पर सीधी खुशी आ गई। बहुत बढ़िया, अब मुझे अपनी स्टोरेज में पड़े स्किल स्क्रॉल सीखने की चिंता नहीं। जैसे गर्म लोहा हो, वैसे ही समय था और प्रैक्टिस करने का। लिंजी लुओ ने तुरंत एक स्किल स्क्रॉल निकाला, लेकिन तभी जमीन चमक उठी। उसकी मानसिक शक्ति झटके से डगमगा गई और स्क्रॉल उसके हाथ से उड़ गया। वो बड़बड़ाई, बेवकूफी, सिर्फ 10 दिन और 10 रात बिना सोए हुए, शरीर अब हार चुका था। ठीक है, पहले सो लेती हूँ, जाग कर सीख लूंगी। वो जैसे ही आराम से लेटी, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, क्योंकि उसकी स्किल प्रयोगों की वजह से बाहर के गार्ड्स पहले ही सतर्क हो चुके थे। लॉर्ड सिटी लॉर्ड, आप आखिर जाग गए, क्या आप ठीक हैं? अलायंस के द्वारा भेजे गए अधिकारी 3 दिन से आपका इंतजार कर रहे हैं। वो आपको सिटी लॉर्ड ऑफिशियल सर्टिफिकेट देने आए हैं। उन्हें आपकी पहचान औपचारिक रूप से पुष्टि करनी है। लिंजी लियो ने धीमे से कराहते हुए फिर से खुद को बिस्तर पर पटक दिया। उन्होंने 3 दिन इंतजार किया है। एक दिन और इंतजार कर ले। मुझे नींद चाहिए। आज से कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा। गार्ड्स ने अपने शहर के लॉर्ड को नए नजरिए से देखा। यही है हमारे टैंक सिटी के सिटी लॉर्ड, असली दमदार। पहले तो लोग अलायंस के लोगों को देखकर झुक जाते थे, लेकिन उनका सिटी लॉर्ड उन्हें 3 दिन तक नजरअंदाज कर रहा था और अब एक दिन और करना चाहता था। एक रात फिर गुजरी। सुबह होते ही लिंजी लुओ खूब लंबा स्ट्रेच करते हुए जागी। कितना आराम मिल गया। अब वो अपनी लंबे समय से न इस्तेमाल की गई मैजिक एनिहिलेशन लेकर उठी। समय हो चुका था, उन बूढ़ों से मिलना था, लेकिन उससे पहले एक काम और। सिटी लॉर्ड टावर के अंडरग्राउंड पैलेस में हथियार और खजाने ऐसे चमक रहे थे कि आंखें चौंधी आ जाएं। अगले ही पल ये सब जूली पर्ल के अंदर चले गए। लिंजी लुओ के लिए कोई भी वेयरहाउस सुरक्षित नहीं था। जो उसके पेट में है, वही सही मायने में उसका है। पूरा गोदाम खाली। ये तेजी से अमीर बनने की क्षमता तो अच्छी थी, लेकिन जूली पर्ल की एक्सपीरियंस बढ़ने की गति ने उसे परेशान कर दिया। इतनी धीमी कि लिंजी लुओ को बड़ा चश्मा निकालकर जांच करनी पड़ी। सच ये था कि इस छोटे से तानढेंग शहर में एस क्लास सिर्फ सामान्य स्तर का माना जाता था। अब लिंजी लुओ सिटी लॉर्ड टावर के अंडरग्राउंड से निकलकर रिसेप्शन हॉल पहुंची। अलायंस की ओर से आए थे लांग जी, लोअर एस क्लास एनहांसर अलायंस कैप्टन, और एक टॉप टियर फर्स्ट क्लास एनहांसर वाइस कैप्टन। सिर्फ इन लोगों का भेजा जाना ही ये बताता था कि लिंजी लुओ की नई पहचान को कितना महत्व दिया गया था। और फिर भी ये लोग 4 दिन से बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे और शिकायत करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि तानढेंग शहर में आने से पहले ही उन्होंने उसका नाम सुना था। SS लेवल रेडिएशन ज़ॉम्बी को मारने वाली पहली इंसान, डियर स्लेयर। 3 लोग मिलकर 2 S क्लास को मारने की शक्ति, जिसने टैंक सिटी रिबेलियन को एक ही वार में दबा दिया। अफवाहें तो यहाँ तक फैल गई थीं कि वो दिमाग खाता है, इंसानों की खाल पहनता है और रोज 100 लोगों को मारने में मजा लेता है। भले ये सब बढ़ा चढ़ा हो, लेकिन डर असली था। लिंजी लुओ ने उन्हें बैठने का इशारा किया, पर अपनी उग्र प्रकृति के लिए प्रसिद्ध वे दोनों हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। कैप्टन लांग जी ने दस्तावेज आगे बढ़ाया। ये अलायंस ऑफ सिटीज की ओर से टियांग सिटी लॉर्ड की औपचारिक मान्यता थी। जैसे ही लिंजी लुओ ने दस्तावेज लिया, सिस्टम प्रॉम्प्ट आया, टांग सिटी लॉर्ड टास्क पूर्ण। एक्सपीरियंस बहुत बढ़ा। सिटी लॉर्ड बेनिफिट्स अब सक्रिय। फिर लांग जी ने 4 स्ट्रेंथनिंग पोशंस निकाले। एक SS ग्रेड ओडाल स्ट्रेंथनिंग पोशन, बाकी 3 S ग्रेड एनहांसर पोशंस। एक SS ग्रेड ओडाल को मारने का पुरस्कार, एक टांग सिटी इंटरनल टर्मोइल शांत करने का पुरस्कार, एक सिटी लॉर्ड बनने की अलायंस बधाई।
लांगजी इन्हें यहाँ लाने में इतना दबाव झेल चुका था कि वो खुद इन पोर्शंस को लेकर कांपता रहा था। लेकिन लिनजिलाओ ने इन्हें ऐसे ही उठाकर रख दिया जैसे ये बस मेज पर रखी नमकीन हो। लांगजी मन ही मन बोला, वाकई सिटी लॉर्ड ली के योग्य हैं, इतनी कीमती चीज के सामने भी चेहरा नहीं बदलता। पर लिनजिलाओ इतनी कीमती चीज बिना लौटाए नहीं ले सकती थी। दूसरी तरफ निश्चय ही कोई नियत थी। तो कृपया कैप्टन लांगजी, अलायंस के अधिकारियों को मेरी सबसे सच्ची सलामतियां पहुंचा दीजिए। लांगजी ने अपने माथे की पसीने की झलक पोंछी। असल में उसे संदेश पहुंचाने की जरूरत भी नहीं थी। सिटी लॉर्ड खुद उनसे सीधे बात कर सकता था। ये बात सुनकर लिनजिलाओ को तुरंत समझ नहीं आया कि उसकी वापसी का तोहफा कम था। बिल्कुल नहीं। फिर लांगजी ने सारी सच्चाई खोलकर रख दी। वो यहाँ आने का एक और मकसद भी लेकर आया था। हाल के सभी घटनाक्रमों को देखते हुए अगर अंडरग्राउंड सिटी में कोई बड़ी समस्या ना हो तो उसने सारे सिटी लॉर्ड्स को तांढेंग शहर में बैठक के लिए बुलाया था। ये सुनकर लिनजिलाओ ने अनुमान लगाया कि क्या ऐसा हो सकता है टैंग सिटी और ओडाल के अलावा कोई और जरूरी बात हुई है। लांगजी की विस्तृत व्याख्या सुनने पर हर बात साफ हो गई। बस यही बात थी, ये समस्या सिर्फ लिनजिलाओ के उत्तरी जिले तक सीमित नहीं थी। दरअसल पूर्वी जिलों तानमू, तानजिंग और तानपू शहरों में भी एक ही समय पर रेडिएशन क्रीचर्स और ज़ॉम्बीज के बड़े हमले हुए थे, और पहले की बनिस्बत ये ज़ॉम्बीज भी अब बड़े समूहों में इकट्ठा हो रहे थे। यहाँ तक कि जो रेडिएशन क्रीचर्स पहले किसी इलाके में ठहरे रहते थे, वे भी अब अपनी पुरानी जगहों को छोड़कर बड़े स्तर पर एक्टिव हो रहे थे। रिसर्चर्स की खोज के अनुसार मामला सिर्फ ओडाल तक सीमित नहीं था। कई रेडिएशन क्रीचर्स ने अंडरग्राउंड सिटीज और मानवों का पता लगाने की क्षमता विकसित कर ली थी। यही मुख्य कारण था इन अंडरग्राउंड सिटीज की तबाही का। नतीजा साफ था, परिस्थिति क्रिटिकल हो चली थी। इसलिए एक बड़ी चर्चा जरूरी थी कि इसे कैसे सुलझाया जाए। लिनजिलाओ स्वाभाविक रूप से उस बैठक में जाएगा और यह उसके लिए भी एक बढ़िया मौका था ताकि वो एलिमेंटल कल्टिवेशन सिस्टम का बाजार खोल सके। उसने तुरंत सहमति दे दी और उसी समय सिटी लॉर्ड के एक्सक्लूसिव टास्क एक्टिवेट कर दिए। 2 लंबी अवधि के टास्क खुले। एक, निवासियों की खुशियों को बढ़ाना और उनकी सेटलमेंट की जकड़न बढ़ाना, जिसके लिए उसे 1 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। दूसरा, प्रति व्यक्ति 1 कॉम्बैट लेवल हासिल करना। इसके बदले हर 100 लोगों पर 10 सोने के सिक्के और 150 क्यूबिक मीटर स्टोरेज स्पेस मिलेगा। दैनिक टास्क भी थे जिनके अनुभव पुरस्कार बदलते रहते थे। लिनजिलाओ पहले से ही खुश था। लंबे रन के ये टास्क ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं देते थे, पर शहर में सैकड़ों हजार निवासी थे, तो योजना बनाकर ये बड़ा फायदा दे सकता था। उसका फॉर्मूला सादा था, अपने अनयूज्ड सप्लाईज से लोगों का दिल जीतना और फिर एलिमेंटल स्किल सिखाकर ज्यादा सप्लाईज के बदले में लेना। तभी लिनजिलाओ के एक्सपीरियंस पॉइंट्स धीरे धीरे बढ़ने लगे। हालांकि एक-एक करके सिर्फ 1-1 अंक थे, पर मुफ्त थे। वो उत्साह से नीचे के गार्ड्स को चिल्लाया, आदेश दो, मैं अब जबरदस्त रिफॉर्म्स करूंगा ताकि लोग खुश हों। जल्द ही कुछ उच्च स्तरीय अधिकारी नेतृत्व क्षमता के साथ आ पहुंचे। लिनजिलाओ का पहला आदेश था कि अंदरूनी शहर यानी इनर सिटी तुरंत खोल दिया जाए। कुछ जरूरी इमारतें छोड़कर बाकी सब ध्वस्त कर दी जाए। जो खाली जमीन बनी उसे कंट्रीब्यूशन सिस्टम के अनुसार आम जनता में बांट दिया जाए। फौरन ही किसी ने विरोध किया, सिटी लॉर्ड, आप मजाक कर रहे हैं क्या? लिनजिलाओ का चेहरा कड़क हो गया। क्या मैं मजाक लगता हूं? अगर तुम सूजी शांग की एक रेफरेंसिंग से नहीं होते तो मैं अभी तुमसे निपट लेता। मेरा आदेश बस ये है कि तुम बिना सवाल के पालन करो, मत दो अपनी राय। कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जितने होंगे उन्हें तुम फूड, सप्लाईज और हाउसिंग के बदले में बदल सकोगे। गरीब हो, अमीर हो या अधिकारी, सबका मूल्यांकन कंट्रीब्यूशन पॉइंट से होगा। और अभी से टैंक सिटी के सभी अधिकारियों की थरो जांच शुरू करो। जो भी अवैध रूप से संपत्ति, सप्लाईज या जमीन जमा करेगा उसकी सब कुछ कॉन्फिस्केट कर दी जाएगी। इसी समय किसी अधिकारी ने जल्दी से कहा, सिटी लॉर्ड, ऐसा करने से दंगा हो जाएगा। लिनजिलाओ ने ठंडे अंदाज में सांस फेंकी। दंगा तो होने दो, मुझे तो शहर के 1 लाख निवासियों से एक्सपीरियंस पॉइंट्स चाहिए। जो भी दंगा करने की हिम्मत करे वो रात को चैन की नींद मत सोना। फिर दूसरे अधिकारी ने कहा, लेकिन सिटी लॉर्ड, सामान ऐसे बांटते रहे तो हम सिर्फ 1 महीना ही चल पाएंगे। लिनजिलाओ मुस्कुराया, सामान की चिंता मत करो, बहुत जल्द ही कोई ना कोई खुद भेज देगा। बस वेयरहाउस खाली रखो, मुझे डर है कि बाद में जगह कम पड़ जाएगी। उसने जम्हाई ली। ठीक है, आदेश लागू करो, मैं सोने जा रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सिनी लिंकेज को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।